हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशियल इक्वेशन में ग्रोथ डीके मॉडल की एक्सरसाइज 8.6 का तीसरा पार्ट करवाएंगे। पहले के दो पार्ट से मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है, और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं। ये वाली एक्सरसाइज मैं आपको टाइप वाइज करवा रहा हूँ, जो आसान है वो पहले, जो मुश्किल है वो बाद में। तो इस तीसरे वाली वीडियो में मैं आपको दो टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा और इसी वीडियो में हमारा ये वाला चैप्टर, ये एक्सरसाइज सब फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन हमें इसमें करने हैं। पहला टाइप रहेगा आपका न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का और दूसरा टाइप रहेगा आपका रेडियो डिकम्पोजिशन का। तो आइए भाई, नोट सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया है और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में करवाया था, जो कि केस स्टडी क्वेश्चन था। ठीक है ना, केस स्टडी क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में ऐसा आ सकता था, तो ये मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। आज अपने को सबसे पहले स्टार्टिंग करना है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से। ठीक है जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास बाय न्यूटन को लॉ ऑफ कूलिंग। तो हेडिंग लगाइए आप जल्दी से, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है भाई, हमारे न्यूटन जी ने एक कूलिंग टेम्परेचर का लॉ दिया था, तो वो आपको समझना है। तो भाई, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आपको छोटी सी बात बताता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात बताता है। अगर आपके पास में मान लो एक सिंपल सा ग्लास है, ग्लास में आपने गर्म वाटर फिल कर दिया। ठीक है भाई, इस ग्लास में गर्म वाटर है। ओके, क्या है मेरे दोस्तों, इस गिलास में आपके पास में गर्म वाटर है, इस गिलास में आपके पास में हॉट वाटर है। ठीक है भाई, सर्दियां आने वाली हैं तो आपने गर्म पानी का गिलास पीना चालू कर दिया। थोड़ा कोसा कोसा पानी है, तो वो आपने इसमें गिलास में भर के रखा हुआ है। ओके, तो आप मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। न्यूटन जी ने जो भी कहा वो तो कहा, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ही ग्लास को मैं रूम में रखूंगा, आप सपोज कर लो कि मैंने ये ग्लास में जो पानी गर्म किया था वो ओवन का यूज करके किया था, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ग्लास का पानी गर्म हो गया। अब ग्लास के पानी को जैसे ही मैंने रूम में ला के रखा, ठीक है भाई, कहाँ पे रखा मैंने इसको, रूम के टेबल पे ला करके रखा। मान लो यहाँ पे टेबल है, ठीक है भाई, दिस इज सिंपल सा टेबल, तो मैंने इसको टेबल पे लाके रख दिया, यानी कि बेसिकली मैंने इसको रूम में लाके रख दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको रूम में लाके रखा, तो एक टेम्परेचर रूम का भी होएगा। ठीक है भाई, एक टेम्परेचर रूम का भी होएगा और एक टेम्परेचर इस पानी का भी होगा। ठीक है, हॉट वाटर का भी एक टेम्परेचर होगा कि भैया कितने टेम्परेचर पे आप इसको गर्म करके लाए हो। तो देयर विल बी टू टेम्परेचर, यस और नो। अब जैसे ही मैंने गर्म पानी को ला के रखा रूम में, तो जरा बताओ पानी के साथ क्या होगा। क्या पानी गर्म का गर्म रहेगा या धीरे धीरे ठंडा होना चालू हो जाएगा? सोच के बताइएगा। जैसे ही आपने आंसर दिया वैसे ही कंसेप्ट खत्म हो जाएगा हमारा। ये गरम गरम पानी आपने रूम में लाके रखा, तो धीरे धीरे उस पानी के साथ में क्या होगा? तो आप कहेंगे सर पानी धीरे धीरे ठंडा होना चालू हो जाएगा, पानी धीरे धीरे हॉट सरफेस से यानी कि हॉट प्रॉपर्टी से कूलिंग प्रॉपर्टी की तरफ चला जाएगा। तो यही न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि अगर आप किसी सब्सटेंस को, ठीक है, जिसका कोई अपना खुद का टेम्परेचर है, उसे किसी दूसरे टेम्परेचर के साथ में, जिसको न्यूटन जी सराउंडिंग टेम्परेचर कहते हैं, तो रूम टेम्परेचर इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, तो खुद के टेम्परेचर के साथ वाला वैल्यू, ठीक है, कोई सब्सटेंस अगर रूम टेम्परेचर के साथ सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर के साथ आता है, तो उस सब्सटेंस का खुद का टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा, कूलिंग होना चालू हो जाता है। ठीक है भी, क्या होना चालू हो जाता है? कूलिंग होना चालू हो जाता है। तो न्यूटन जी ने बोला, अगर आपको इसकी सिंपल सी इक्वेशन बनानी है, तो हॉट टेम्परेचर जो खुद का सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर आप टी मानेंगे, जो रूम टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, उसे आप ए मानेंगे, और ए वाला वैल्यू फिक्स रहेगा। ठीक है भाई, ए वाला वैल्यू कैसा रहेगा? ए वाला वैल्यू फिक्स रहेगा। तो न्यूटन जी कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ हॉट वाटर टेम्परेचर, सब्सटेंस के खुद का टेम्परेचर, तो डी कैपिटल टी डिवाइडेड बाय टाइम के अकॉर्डिंग, तो डी स्मॉल टी। ठीक है भाई, टी जो है हॉट वाटर का टेम्परेचर है, डी टी जो है टाइम के अकॉर्डिंग है। तो ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू धीरे धीरे अपने हॉट प्रॉपर्टी से कूलिंग प्रॉपर्टी की तरफ जाएगा, यानी कि बेसिकली एक तरीके से माइनस 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 होता जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो डी कैपिटल पी डी बाई डी टी का वैल्यू जो है
माइनस में के बराबर होगा, और माइनस के साथ में आपको नोट कर देना है टेम्परेचर खुद का, ठीक है, खुद का टेम्परेचर, और माइनस में ए लिख देंगे यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है भाई। तो ये सिंपल सी इक्वेशन आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग देते हैं, तो आपको ये वाली कंडीशन का यूज करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है भाई। डी कैपिटल पी सब्सटेंस के खुद का टेम्परेचर जो है, ठीक है, टाइम के हिसाब से माइनस 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 होता जाता है, यानी कि मतलब मैथमेटिकल भाषा में डिक्रीज होता जाता है। पानी जो है, गर्मा गर्म पानी जो है वो धीरे धीरे करके कूलिंग सरफेस की तरफ चला जाएगा। तो बेसिकली उसके खुद का टेम्परेचर एक तरीके से रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। वो टेम्परेचर अपने खुद का टेम्परेचर, अपने खुद की प्रॉपर्टी खोता जा रहा है, तो डिक्रीज होता जा रहा है। तो डिक्रीज हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके साथ में आपने रिएक्शन करवाया है सराउंडिंग टेम्परेचर का। तो T माइनस में A, ठीक है भाई, खुद का टेम्परेचर माइनस में सराउंडिंग टेम्परेचर, तो T माइनस A, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान रखनी है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये 10 नंबर क्वेश्चन आपकी बुक में, ये वाला क्वेश्चन देखो आप। कहते हैं एक कप ऑफ टी, ठीक है भाई, चाय की, मतलब बेसिकली चाय की बात हो रही है ना भैया, एक कप ऑफ टी, चाय की बात कर रहे हैं। जिस चाय का टेम्परेचर इतना था जब इसको बनाया गया था, तो हमने इसको रूम में लाके रखा। अब देखो भाई, रूम जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर हो गया, तो रूम में लाके रखा जिसका कांस्टेंट टेम्परेचर, रूम का कांस्टेंट टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस था। तो आपको बताना है कितने समय के बाद, हाउ मैनी विल इट टेक, कितना समय लगाएगा चाय का टेम्परेचर जो है 51 डिग्री पहुंचने में, कितना समय लगेगा चाय के टेम्परेचर को 95 से 51 डिग्री होने में। देखो टेम्परेचर कम हो गया ना, यानी कि चाय ठंडी हो गई है, ठीक है। तो चाय का टेम्परेचर जो है 51 डिग्री कितने मिनट में होगा, ये आपको बताना है। अगर आपको कंडीशन दिया हुआ है इफ इट कूल्स टू 85 डिग्री सेल्सियस, 95 स्टार्टिंग में था, 95 से कम होकर के 85 हो गया, कितने समय में हुआ है, तो वो 1 मिनट में हुआ है। साथ में ये कुछ वैल्यूज आपको दे रखी हैं, आपको यूज करनी है, ठीक है। समरी अगर अपन इसकी बनाए तो समरी इसकी इस तरीके से बनेगी, ठीक है भाई। समरी इसकी इस तरीके से बनेगी कि चाय का टेम्परेचर टी वाला वैल्यू आएगा, टी है आपका 95, ठीक है भाई। साथ में सराउंडिंग टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर वहां से 21 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो क्वेश्चन ये आपको कहता है कि भैया जो कैपिटल टी है, ठीक है, जो कैपिटल टी है वो 85 हो चुका है, 95 से रिड्यूस होके 85 हो गया है, और ऐसा होने में कितना समय लगा, तो ऐसा होने में सिर्फ 1 मिनट लगा। तो स्मॉल टी, टाइम का वैल्यू 1 है, रूम टेम्परेचर सेम रहेगा, रूम टेम्परेचर रिमेन सेम, रूम बिल्कुल सेम है, रूम का टेम्परेचर सेम है, तो ए का वैल्यू 21 रहेगा। तो एक आपको कंडीशन ये दे रखी है, ठीक है भी, एक कंडीशन आपको दे रखी है। और साथ में क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है बताइए भैया चाय का टेम्परेचर कितने समय में, कितने समय में का मतलब है टी के आगे क्वेश्चन मार्क, टाइम वैल्यू आपको बतानी है। तो कैपिटल टी का वैल्यू कितने समय में कम होकर के 51 वैल्यू हो जाएगा अगर रूम का टेम्परेचर 21 रहेगा, ठीक है भाई, रूम टेम्परेचर इज 21। तो ये आपको कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे टाइम 1 है, यहाँ पे टी पता लगाना है। एंड यू नो वेरी वेल ये वाला स्टार्टिंग वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू 0 होता है, ठीक है भाई। जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपने चाय को रूम में जाके सिर्फ रखा ही था, उस पर्टिकुलर टाइम पे टाइम का वैल्यू 0 था। तो ये तीन सिंपल सिंपल कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, स्मॉल टी का वैल्यू पता लगाना है। और इक्वेशन कैसे आएगी, इक्वेशन इसको यूज करके आएगी, ठीक है, ये हम यूज करेंगे। तो आइए फटाफट स्पीड से करते हैं इसको, ठीक है, फटाफट तेजी में यहाँ पे नोट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है भाई। सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम एज्यूम कर रहे हैं जो कैपिटल टी है वो टी कप ऑफ टी का टेम्परेचर है, ठीक है भाई, कैपिटल टी बी टेम्परेचर ऑफ टी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है भाई। टी का टेम्परेचर है तो कैपिटल टी इज द टेम्परेचर ऑफ टी, ठीक है भाई, चाय का टेम्परेचर है जो प्रेजेंट रहता है पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है भाई, प्रेजेंट एट एनी टाइम टी, जो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर प्रेजेंट रहेगा। टाइम वैल्यू 1 है तो चाय का टेम्परेचर इतना है, टाइम वैल्यू 0 है तो चाय का टेम्परेचर इतना है। टाइम वैल्यू हम पता करेंगे जब चाय का टेम्परेचर 51 है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसके साथ में आपको नोट करना है एंड रूम टेम्परेचर, ठीक है भाई, जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है,
तो भाई रूम टेम्परेचर की स्पेलिंग तो सही लिखो पहले यार, यहाँ पे ई आएगा ना, ठीक है, रूम टेम्परेचर, ठीक है भाई। तो रूम टेम्परेचर जो कि हम ए मानते हैं, एंड रूम टेम्परेचर इक्वल टू में ए, और ए वैल्यू कितना है भाई, रूम टेम्परेचर क्वेश्चन कहता है 21 है, ठीक है, फिक्स रहेगा रूम टेम्परेचर ए जो है वो कितना है भाई 21 है। इसके आगे एक और चीज आपको लिखनी है एंड, ठीक है, एंड, या चलो छोड़ो उसको, उसको रहने दो। आपको ये तो मालूम ही है कि इनिशियल टेम्परेचर 95 है, तो उसको बार यहाँ नोट नहीं करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार जो डी कैपिटल टी है, चाय का जो टेम्परेचर है टाइम के अकॉर्डिंग रिड्यूस हो रहा है माइनस में के, विद इन ब्रैकेट कैपिटल टी माइनस में ए आएगा, ए का वैल्यू 21 कॉपी कर देंगे, तो डी कैपिटल टी अपॉन में स्मॉल डी टी इक्वल टू में माइनस में के मल्टीप्लाई टी माइनस में 21, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अपने को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी माइनस 21 डिवाइड में आएगा, तो डी कैपिटल टी के डिनोमिनेटर में डी माइनस में 21 इक्वल टू माइनस में के सेम रहेगा, ये डी टी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो डी टी हो गया। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन करना भी आसान है। काफी सारे क्वेश्चन आपने करे हैं, काफी सारे क्वेश्चन, 1/x 1/p 1/a, तो 1/t माइनस 21 का आंसर लोगैरिदम t माइनस 21 होगा, ठीक है भाई। आंसर कितना होगा इसका, लोगैरिदम अंडर मोड कैपिटल T माइनस 21 होगा, इक्वल टू में माइनस में k सेम रहेगा, t का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, k का इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट पे, तो माइनस k रिमेन सेम, साथ में t आ जाएगा, और क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो साथ में आपको कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने को अब वैल्यू धीरे धीरे करके सब्स्टिट्यूट करनी है, सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर फाइनल ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत आई आपको बताओ, है ना। अगर एक बार आपको कहानी समझ आ गया कि भैया ये होता है, तो फिर यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आइए फटाफट इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है, फटाफट तेजी में सोल्व करते हैं। यहाँ पे नोट करेंगे भाई 21 तो पहले नोट कर चुके हैं, तो कैपिटल टी का वैल्यू जो है वो 95 है, इन डैट केस स्मॉल टी का वैल्यू 0 है, तो आप नोट करेंगे लोगैरिदम है अंडर मोड 95 में माइनस 21 है इक्वल टू माइनस में k इंटू में 0 है, एडिंग c है, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, एडिशन में c हो जाएगा, इक्वल टू में लोगैरिदम है, दोनों को माइनस करना है, तो भाई 9 में 2 माइनस करा 7 के साथ में 4, ठीक है भाई। यानी कि क्रिस्टल क्लियर आप देख पा रहे हैं, जो कांस्टेंट का वैल्यू है log 74 है, ठीक है भी, कांस्टेंट का आंसर कितना है log 74 है, बिल्कुल सिंपल, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत कभी होती ही नहीं है। अब इसके आगे हम ये वाला यूज करेंगे, t का वैल्यू 85 है जब स्मॉल t का वैल्यू 1 है, ठीक है भाई, जब स्मॉल t का वैल्यू 1 है तो इसी के आगे हम नोट करेंगे भाई कैपिटल T का वैल्यू जो है कुल मिलाकर के 85 है जब स्मॉल t का वैल्यू 1 है, ठीक है भाई। यहीं पे नोट करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा लोगैरिदम है, लोगैरिदम के अंडर मोड में 85 है, माइनस में 21 है, इक्वल टू माइनस में k सेम रहेगा, t वैल्यू 1 है, एडिंग साइन, जो कांस्टेंट वैल्यू है 74 है तो log ऑफ 74 है, वेरी सिंपल, ठीक है भाई, वेरी वेरी सिंपल। एक काम करते हैं, ये वैल्यू हटा देते हैं, ये हमने यूज कर लिया, ये हमने यूज कर लिया, ठीक है, दोनों वैल्यू हम यूज कर चुके हैं, तो इसको माइनस करो जरा, 8 में 2 माइनस करेंगे 6, 5 में 1 माइनस करेंगे 4, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आप नोट करेंगे इसको, ठीक है जी, आगे आप नोट करेंगे, आंसर बनेगा लोगैरिदम है सिंपल सा 60 के साथ में 4, ठीक है भाई, log 64 के इक्वल टू में माइनस में k सेम रहेगा, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस में k रहेगा, ये वाला वैल्यू सेम रहेगा, तो एडिशन में log 74, ठीक है भी, कितना आ गया जी अपने पास में log ऑफ 74। अब एक काम करते हैं, ये जो k है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो प्लस k इक्वल टू में log 74 है, log 74 में ये वाला वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस log ऑफ 64 है, माइनस का मतलब आप लोग जानते हैं डिवाइड प्रॉपर्टी होती है, तो log ऑफ 74 को डिवाइड कर देंगे 64 से, तो यहाँ पे आपके पास आंसर बनेगा k इक्वल टू में log ऑफ, ठीक है, इनको 2 के टेबल पे कट कर दो, तो 2 3 जा 6 है, 2 7 जा 14 है, डिवाइड बाय 2 3 जा 2 2 जा, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है।
के का आंसर जो है वो 37/32 है। और आप यहाँ पे देखो log 37/32 ये वाली वैल्यू है 0.1451। ठीक है भाई, कितना आंसर है 0.1451। इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसे नीचे शिफ्ट कर लेते हैं और उसको थोड़ा प्रॉपर से नोट कर देते हैं। ये वाला आंसर जो है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है भाई, इधर आ जाएगा और इसके आगे आप नोट कर देंगे भाई के का जो आंसर है वो ये वाला है, तो 0.1451। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने गिवन करा हुआ है तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे के का जो आंसर है वो 0.1451 है। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन जो है हम अगले पेज पे कर लेते हैं। टी का वैल्यू 51 अपने को नोट करना है, तो आगे नोट करेंगे भाई कैपिटल टी का वैल्यू 51 वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट एंड स्मॉल टी के आगे क्वेश्चन मार्क जो कि हम फाइंड करेंगे। तो हम नोट करेंगे भाई लोगारिदम है अंडर मोड में कैपिटल टी 51 है -21 है मोड क्लोज इक्वल टू जो के का आंसर है वो ये वाला है 1451, तो इसे नोट करेंगे। ठीक है भाई, तो माइनस में 0 पॉइंट में 1451 है, साथ में टी है और इसके एडिशन में सी वैल्यू लॉग ऑफ। ठीक है भाई, सी वैल्यू ये वाला आंसर सिंपल सा 74 है। ये नेगेटिव वाला वैल्यू यहाँ पे आके प्लस होगा या उससे पहले इसको सॉल्व कर लो। दिस इज लॉग ऑफ 30। ठीक है भाई, सिंपल सा 30 इक्वल टू में माइनस में टी है, मल्टीप्लाई में 0 पॉइंट में 1451 है, एडिशन में log 74 है। ठीक है भाई, ये वाली जो माइनस वैल्यू है यहाँ पे आके प्लस हो जाएगी, तो t के साथ में 0 पॉइंट में 1451 आएगा इक्वल टू, पहले इसको नोट करेंगे तो log ऑफ 74 है, फिर ये माइनस में log ऑफ 3030 है, माइनस का मतलब है डिवाइड प्रॉपर्टी, तो दिस इज लोगैरिथम ऑफ 74 के डिनोमिनेटर में 30। ठीक है, 2 के टेबल पे कट कर देंगे तो लोगैरिथम ऑफ अंडर मोड मतलब ये वाला बनेगा आपके पास में 37 डिवाइडेड बाय 15। ये बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ पे भी t मल्टीप्लाई बाय 0 पॉइंट में 1451 आएगा, या आपके पास में कुछ कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, log 37 के डिनोमिनेटर में 15 का वैल्यू आपको चाहिए, तो log 37 डिवाइड बाय 15 देखो यहाँ पे दिया ये वाला। ठीक है, ये वाला आंसर है 9028। ठीक है भाई, कितना है 9028। तो यहाँ पे हम इसको नोट कर देंगे भाई, आगे आप इसको नोट कर देंगे कि t तो सेम है, t के साथ में 0 पॉइंट में 1451 है इक्वल टू में ये वाला वैल्यू है 0 पॉइंट में 902 और 8, यही है ना भाई, है ना 9028 और 1451। ठीक है, तो 1451 9028, ये 1451 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिखेंगे भाई t के इक्वल टू में 0 पॉइंट में 9028 है, डिवाइड में 0 पॉइंट में 1451 है, ऊपर भी 4 डिजिट है नीचे भी 4 डिजिट है, पॉइंट रिमूव करेंगे मल्टीप्लाई के डिनोमिनेटर में 1 के बाद 4 0 आ जाएगी, पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर की तरफ 1 के साथ में 1 2 3 4 0, ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल, तो t का आंसर बना है 9028 के डिनोमिनेटर में 1451। भाई अब इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, बिना डिवाइड करे बात नहीं बनेगी, तो आइए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है जी, फटाफट कैलकुलेटर का यूज करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन आप लोग नालायकों, कैलकुलेटर का यूज मत करना, पेपर में डिवाइड करना पूरा। ठीक है, आप पेपर में पूरा डिवाइड करना। ओके, सो 9 है, 0 है, 2 है, 8 है, डिवाइड है, 1 है, 4 है, 5 है, 1 है। ठीक है भाई, 6.22 आंसर आ रहा है, 2 डेसिमल तक बहुत है, तो t का वैल्यू जो है 6 पॉइंट में 22 है। ठीक है भाई, 6 पॉइंट में 22 मिनट इतना समय लगेगा। ठीक है भाई, इतना समय आपको लगेगा, मतलब हमें क्या लगेगा, इतना समय लगेगा चाय के टेम्परेचर को। ठीक है भाई, चाय के टेम्परेचर को कितना होने में, 51 होने में, फ्रॉम 91 टू 51 आने में 6 मिनट लगेंगे। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है, ये कंडीशन भी हमने यूज कर ली, इसको भी हटा दिया, तो बिल्कुल सिंपल है ना भाई, सिंपल ही तो है, दिक्कत ही क्या है। अगर आपको ये बात समझ आ गई है भैया, अपने सब्सटेंस का टेम्परेचर टाइम के हिसाब से कम 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 होता है, और कम होता कैसे है, तो T-A के हिसाब से होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से होता है, तो बस बात खत्म है, हमने सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सिंपल सी वैल्यू आपको गिवन है,
ठीक है भाई, सिंपल सा वैल्यू आपको गिवन है। क्वेश्चन कहता है ए केक इज रिमूव्ड फ्रॉम अवन, भाई हमने अवन का यूज करके केक बनाया, ठीक है, और जैसे ही अवन में से केक को निकाला तो उसका टेम्परेचर इतना था, ठीक है भाई, केक का टेम्परेचर कितना था, 250 डिग्री फ़ारेनहाइट था, एंड लेफ्ट टू कूल एट ए रूम टेम्परेचर, इसको हमने रूम में जाके रख दिया जिस रूम का टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट था, और 30 मिनट्स के बाद, ठीक है भाई, 30 मिनट्स के बाद जो टेम्परेचर है केक का 150 डिग्री हो गया, ये 250 जो है आधे घंटे के अंदर अंदर रिड्यूस होके 150 हो गया। तो आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय के बाद, आपको टाइम बताना है, कितने समय के बाद केक का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, जरा बताइए, ठीक है भाई, कितना समय लगेगा, आपको ये वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे डेटा आप साइड पे नोट कर लो, ठीक है भाई, केक का टेम्परेचर कैपिटल टी जब अवन से हटाया तो 250 डिग्री था, एंड रूम का टेम्परेचर टोटल 70 था। इस पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्टिंग वैल्यू है, तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू 0 था। फिर इसके बाद में हमने देखा भैया 30 मिनट के बाद, ठीक है भाई, आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट के बाद में केक 150 हो गया, तो कैपिटल टी का वैल्यू 150 है, 150 होने में टी का वैल्यू 30 है, 30 मिनट्स का समय लगा है, रूम टेम्परेचर सेम है 70 है। तो क्वेश्चन आपसे कहता है टाइम वैल्यू बताओ, ठीक है भाई, टाइम वैल्यू बताओ, टी के आगे क्वेश्चन मार्क, टाइम वैल्यू बतानी है, कितने समय में केक 100 तक पहुंच जाएगा। तो कैपिटल टी का वैल्यू 100 हो जाना चाहिए, और ए का वैल्यू आपको मालूम है 70 रहेगा, ठीक है भाई। सिंपल सी 3 इक्वेशन आपको देखनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर पता करना है। तो क्या कहते हो, स्टार्ट करें भाई इसको, है भाई, आइए फटाफट तेजी में इसको निपटा देते हैं, ठीक है भाई, तेजी में, बिल्कुल बिल्कुल ही तेजी में इसको निपटाएंगे। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है भाई, सॉल्यूशन में नोट करेंगे लेट कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी क्या है, तो कैपिटल टी है केक का टेम्परेचर, तो लेट कैपिटल पी, अबे पी को कह रहा हूं मैं, टी है, सॉरी सॉरी, ठीक है, लेट कैपिटल टी, टी जो है वो केक का टेम्परेचर है, तो लेट कैपिटल टी बी टेम्परेचर ऑफ केक, ठीक है भाई, किसका टेम्परेचर है, केक का टेम्परेचर है, और कैसा टेम्परेचर है, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट होता है, एट एनी टाइम टी, ठीक है भाई, एट एनी टाइम टी, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट रहेगा, केक का टेम्परेचर वो क्या है, टी है। इसके साथ में ए का वैल्यू सराउंडिंग टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, ठीक है भाई, एंड रूम टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो कुल मिलाकर के ए है, क्वेश्चन कहता है 70 है, ठीक है भाई, इतना हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ए वैल्यू नोट कर ली। अब इक्वेशन बनानी है, तो केक का टेम्परेचर रिड्यूस होता रहेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम नोट करेंगे डी कैपिटल टी के डिनोमिनेटर में डी टी रहेगा, ये वाला वैल्यू रिड्यूस होगा तो माइनस में के है, कैसे रिड्यूस होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस का टेम्परेचर टी एंड सराउंडिंग टेम्परेचर ए की वैल्यू आपको मालूम है 70 है, यहाँ पे 70 नोट कर देंगे। तो डी कैपिटल टी अपॉन में डी टी का जो आंसर है, माइनस में के मल्टीप्लाई बाय कैपिटल टी माइनस में 70 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन करना है, इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन में 1 बाय 1 करके तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, तो आइए फटाफट तेजी में करते हैं, ठीक है भाई, इसको लिखते हैं, ये बनेगा डी कैपिटल टी अपॉन, ये वाली वैल्यू डिवाइड में आएगी, तो टी माइनस 7070 इक्वल टू माइनस में के है, डी टी यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो डी टी आ गया, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन। भाई आपको मालूम है डी कैपिटल टी का इंटीग्रेशन टी माइनस 70 पर होगा, तो आंसर बनेगा सिंपल सा लोगैरिथम ऑफ अंडर मोड कैपिटल टी माइनस में 70 इक्वल टू के का इंटीग्रेशन टी के साथ है तो के टी हो जाएगा, है ना, माइनस में के इंटू टी आएगा, एडिशन में सी होएगा, तो ये आपके पास में इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन में हमें सबसे पहले ये नोट करना है कि भैया टी 250 है, ए 70 है, टी 0 है, हालांकि ए तो मैंने नोट किया ही हुआ है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे, ठीक है भाई। कैपिटल टी का आंसर जो है कुल मिला के 250 है, और साथ में टाइम का वैल्यू जो है 0 है, ये हमें यहाँ पे नोट करना है। तो आप लिखेंगे भाई लोगैरिथम है, लोगैरिथम के साथ में 250 है, माइनस में 70 है,
इक्वल टू में माइनस में के है, साथ में जीरो है, एडिंग में सी है। के और जीरो को अगर हम देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो आप लिखेंगे जीरो के एडिशन में सी का टोटल वैल्यू, इसको माइनस कर दो, तो लॉग ऑफ, ठीक है, 250 में 70 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 180 हो जाएगा। ठीक है भी, कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के, सिंपल सिंपल 180। ओके जी, दिस इज 180। आगे आप इन दोनों को एडिंग करेंगे तो c का वैल्यू जो है log 180 है। ओके, व्हाट इज द आंसर ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का आंसर है सिंपल सिंपल log 180। बिल्कुल आसान है। ठीक है भाई, आगे अपने को सेकंड कंडीशन यूज करनी है। ठीक है भाई, सेकंड कंडीशन ये वाली, t का वैल्यू 150 लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई t का आंसर कुल मिला के 150 है, और 150 समय की वैल्यू टोटल 30 है। ठीक है भाई, 30 पे t का वैल्यू 150 है, ये हमने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे आएगी, दिस इज द लोगैरिथम। ठीक है भाई, लोगैरिथम अंडर मोड 150 आ जाएगा यहाँ पे, तो 150 माइनस में 70 मोड क्लोज इक्वल टू k इंटू टी में माइनस में k के साथ में 30 आएगा, एडिशन में c आ जाएगा, बल्कि c का वैल्यू है अपने पास में, c का वैल्यू नोट करेंगे, ये हटा देते हैं। ठीक है, इसे हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, वैल्यू मैंने नोट कर ही दिया है। ठीक है भाई, तो t का वैल्यू आ गया है, c का वैल्यू है log 180। ठीक है भाई, कितना है log 180, इनको माइनस करेंगे तो 8080, तो सिंपल सा लोगैरिथम 8080 के इक्वल टू में माइनस में 30 मल्टीप्लाई के एडिशन में log ऑफ 180, ये प्लस है वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो 30 के साथ में k है इक्वल टू में log ऑफ 180 है, माइनस में लोगैरिथम ऑफ 8080 है। क्या यहाँ तक कोई डाउट है आपको, मुझे बताएं आप। यहाँ तक तो क्या ही डाउट होगा, प्लस माइनस ही तो करा हमने, है ना, प्लस माइनस करा सिंपल। तो आप नोट करेंगे भाई 30 इंटू के का जो आंसर है वो लोगैरिथम ऑफ 180 के डिनोमिनेटर में 8080 है। ठीक है भाई, कितना है वो 180 के डिनोमिनेटर में 8080 है। जरा चेक करो ये वैल्यू किस पे कट होती है, करिए भाई करिए, डिवाइड करिए, 180 को 80 से डिवाइड करिए, जीरो जीरो कैंसिल, टू के टेबल पे कट कर देते हैं, 2 9 जा हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा। ठीक है, तो log 9/4 है ये, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई 30 मल्टीप्लाई के है इक्वल टू में लोगैरिथम है, लोगैरिथम के साथ में 9/4 है। ठीक है भाई, 30 के का वैल्यू जो है वो लोगैरिथम ऑफ 9/4 है, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो के का आंसर है 1/30 है। ठीक है, 30 यहाँ से यहाँ डिवाइड हो गया, 1/30 के साथ में लोगैरिथम ऑफ 9/4 है। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ द के। ठीक है, एंड यहाँ पे आप एक काम करें, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है भाई, ये वाली जो वैल्यू है इसे हटा दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है ना है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ऐसे हट जाएगा क्या, हाँ हट तो रहा है ये। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है यार। ठीक है, वो हमने कोई दूसरे क्वेश्चन का वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर दिया, इस वैल्यू का इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, तो ये वाला आपके पास आंसर आ गया भाई, के का वैल्यू 1/30 के साथ में log 9/4 है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी लॉगरिथम का वैल्यू नहीं गिवन है, तो आंसर ऐसे ही रहेगा। ठीक है भाई, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको गिवन था ना यहाँ पे कि भाई अगर ये वाला वैल्यू बनेगा तो आप इसको ये लिख देना, तो हमें इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये सिंपल ऐसे ही रहेगा, कुछ कर नहीं सकते इसके साथ। ठीक है, अब लास्ट वाला स्टेप ये वाला रह गया है, तो इसको अगले पेज पे कर लेते हैं। टी का वैल्यू 100 नोट करना है। ठीक है भाई, टी का वैल्यू अपने को 100 नोट करना है, तो हम इसको अगले पेज पे नोट करेंगे। ठीक है, अगले पेज पे नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे, हमें कैपिटल टी को 100 नोट करना है, स्मॉल टी का वैल्यू पता करना है। ठीक है भाई, तो हम इसको लिखेंगे, दिस इज द लोगैरिथम ऑफ अंडर मोड, कैपिटल टी 100 है, माइनस में 70 है, मोड क्लोज इक्वल टू के का जो आंसर है माइनस के साथ 1/30 है, 30 के साथ में log ऑफ 9/4 है, और एडिशन में सी वैल्यू हम दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, सी वैल्यू अपने पास में 180 है। ठीक है भाई, कितनी है सी वैल्यू अपने पास, 180 है, और रुको 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 रुको, यहाँ पे साथ में टी भी तो आएगा, है ना, के साथ में टी भी तो है, ये के का आंसर है, के साथ में टी आएगा जो हमें डिटरमाइन करना है, और फिर ये वाला आंसर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, सिर्फ हमने यहाँ पे टी का वैल्यू सब्सिट्यूट करा। ओके,
टी का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करा और इक्वेशन आ रही है। यहाँ पे काम करें, इसको सोल्व कर दें, ठीक है। लॉग 100 और 70 माइनस कर दें, लॉग 30 हो जाएगा ये। तो लॉग 30 के इक्वल टू में माइनस का 1/30 है, 1/30 के साथ में लोगारिदम है, लोगारिदम के साथ वाला वैल्यू 9/4 है, ठीक है। 9/4 के साथ में टी है, एडिशन में लोगारिदम 180 है। ये 30 वाला वैल्यू वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो हम इसको नोट करेंगे भाई। लोगारिदम है 180 है, माइनस में लोगारिदम ऑफ 3030 है, ये पूरी टोटल वैल्यू यहाँ पे आके प्लस हो जाएगी। तो दिस इज प्लस 1/30 के साथ में लोगारिदम ऑफ 9/4 के साथ में सिंपल सा टी, ठीक है। इसे आप माइनस करके डिवाइड कर देंगे तो लोगारिदम है दिस इज 180 के डिनोमिनेटर में 3030, और देखो कितना परफेक्ट मल्टीपल आ गया। 3 इंटू में 6 18 होता है, 18 होता है, 3 इंटू 6 18, तो ये पूरी कंप्लीट वैल्यू 6 हो गई। और यहाँ पे ये वाला वैल्यू सेम रहेगा, तो 1/3030 है, साथ में लोगारिदम है, लोगारिदम पे 9/4 है, 9/4 के साथ में टी है। फिर से यहाँ पे ये दोबारा कॉपी होगा, कितनी बार कॉपी करेंगे यार, इसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नीचे आ जाएगा ऐसे करके ये, ठीक है। ये कॉपी हो गया है, इसके इक्वल टू में ये हमने डिटरमाइन करा है, दिस इज log ऑफ 6, ठीक है भाई। कितना है ये, log ऑफ 6 है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, ये वाला 30 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है भाई। 30 को log 6 के साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम नोट करेंगे इक्वल टू में 3030 है, साथ में log 6 है, ठीक है भाई। 30 है, log 6 है, ये जो log 9/4 है टी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ गया है ये log ऑफ 9/4, ठीक है भाई। log 9/4 यहाँ पे सिंपल सा टी है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। दिस इज द सिंपल सा आंसर। अब बताओ, हमें क्वेश्चन ने वैल्यू ही गिवन नहीं करी, तो हम वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करें, बताओ आप। है भाई, 9/4 का वैल्यू हम यहाँ पे कैसे सब्स्टिट्यूट करें, बताओ। जब तक क्वेश्चन वैल्यू गिवन नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। हालांकि आपकी बुक में लिखा हुआ है 1 आवर के आसपास का वैल्यू आएगा, ठीक है। 1 आवर 6 मिनट के आसपास का वैल्यू आएगा, बट वो वैल्यू तब आएगा जब ये वैल्यू गिवन होगी। भाई हमें सपने थोड़ी आएंगे log 6 ये होता है, log 9/4 ये होता है। जब तक क्वेश्चन वैल्यू गिवन नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, मेरी बात को समझो, ठीक है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको आगे सॉल्व करना बेवकूफ़ी है। आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे विदाउट गेटिंग द वैल्यू। अगर क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यू गिवन कर दे कि भैया ये वाली वैल्यू ये है, वो वाला वैल्यू ये है, तो वो वाला वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है। ओके माय फ्रेंड्स, वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो ये आंसर इतना ही रहेगा, ठीक है भाई। तो आपकी बुक में जो केक वाले क्वेश्चन थे, यानी कि जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वाले क्वेश्चन थे, ये टॉपिक वाले 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब लास्ट टॉपिक रिमेनिंग है, लास्ट टाइप रिमेनिंग है, यानी कि रेडियम डिकम्पोजिशन। बिल्कुल आसान है, टेंशन आपको लेनी नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन पहले करेंगे हम, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पहले करेंगे, लास्ट टाइप है रेडियो डिकम्पोजिशन का। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है बिल्कुल खूबसूरत सी बातें। क्या कहता है, सुनिए। द रेट एट विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके, डिके का मतलब डिक्रीज होना, तो जो रेट है सब्सटेंस को डिके करने का, रिड्यूस करने का, वो माना जाता है, क्या माना जाता है, प्रोपोर्शनल, जितना मास किसी पर्टिकुलर टाइम पर प्रेजेंट होता है सब्सटेंस में। तो भाई वही है, आपको एट एनी टाइम वाले मास को पी मानना पड़ेगा, या एम मान सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे मान सकते हैं, हम इसको पी मानकर ही कर लेंगे, ठीक है। आगे कहते हैं, अगर 100 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर द सब्सटेंस वाज प्रोड्यूस, जब ये सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ था, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ये बना था, तो उस स्टार्टिंग से 1 साल बाद में 100 ग्राम रह गया, ठीक है भाई। यहाँ पे नोट कर लेते हैं डेटा। टाइम वैल्यू जब 1 हुआ, तो जो अमाउंट ए है सब्सटेंस का, जो टोटल अमाउंट ए है वो 100 ग्राम है, ठीक है। पी ना मान करके हम इसको ए से करेंगे, तो टाइम वैल्यू 1 पर जो ए का आंसर है वो 100 ग्राम है। इसके बाद कहते हैं एंड 75 ग्राम प्रेजेंट आफ्टर 2 ईयर, तो जब टाइम का वैल्यू 2 हो गया,
ठीक है, टाइम का वैल्यू 2 हो गया तो अमाउंट ए वैल्यू और कम हो गया, 75 ग्राम हो गया। ठीक है, देख रहे हो डिके होने का मतलब डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है हाउ मच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाज प्रोड्यूस, यानी कि इनिशियल वैल्यू कितनी थी। ठीक है, इनिशियल वैल्यू कितनी थी जब टाइम का वैल्यू 0 था, तो इन डेट केस ए का वैल्यू कितना था, जिसे हम हमेशा मानते हैं ए जीरो। ठीक है, ए जीरो स्टार्टिंग वैल्यू होता है। तो स्टार्टिंग वैल्यू ए जीरो कितना था, जो कि एक साल बाद में रिड्यूस होकर 100 ग्राम हो गया, फिर अगले साल और रिड्यूस होकर के 75 ग्राम हो गया। तो स्टार्टिंग वैल्यू आप इसमें डिटरमाइन करके बताएं। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है भाई, सॉल्यूशन में हमें एज्यूमिंग करना है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे लेट कैपिटल ए। ठीक है भाई, कैपिटल ए बी अमाउंट ऑफ। ठीक है भाई, जो कैपिटल ए है वो अमाउंट है सब्सटेंस का। कैपिटल ए बी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एट एनी टाइम, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट रहता है, तो प्रेजेंट एट एनी टाइम। ठीक है, और टाइम वैल्यू क्या रहेगी, तो भाई टाइम वैल्यू टी रहेगी। ठीक है, एंड क्योंकि इनिशियल वैल्यू अपने को पता करनी है, तो यहाँ लिखेंगे एंड इनिशियल। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में कितना था, सो इनिशियली इट इज, स्टार्टिंग में कितना था, तो स्टार्टिंग में ए जीरो था। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें हम काफी समय पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन में हमने यही सेम स्टेटमेंट लिखी है। अब इसके बाद में आप नोट करेंगे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डी कैपिटल ए है अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, डी कैपिटल ए अकॉर्डिंग टू टाइम रिड्यूस होता जा रहा है, तो माइनस में के है। ठीक है भाई, रिड्यूस होता जा रहा है तो माइनस में क्या, चलो माइनस के बाद में लगाएंगे, माइनस के हम बाद में लगाएंगे। इन्होंने बोला है ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्या बोला था इन्होंने, ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल किसके है, उस मास ऑफ सब्सटेंस के जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट रहता है। तो वो हमने माना हुआ है मास, यानी कि टोटल अमाउंट है कितना। ठीक है, मास यानी कि ये जैसे 75 ग्राम 100 ग्राम, तो इसको मास वेट, वेट तब निकलेगा कितना अमाउंट है, तो हमने वो अमाउंट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ए के ही प्रोपोर्शनल रहेगा ये। ठीक है भाई, ए के प्रोपोर्शनल रहेगा। अब इसके बाद प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो डी ए के डिनोमिनेटर में डी टी है इक्वल टू, भाई जैसे ही इक्वल टू हटेगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल वाले से जैसे ही इक्वल टू हटेगा, तो यहाँ पे हम हमेशा के लिखते हैं। एग्री करते हो नहीं करते, हम हमेशा के लिखते हैं। लेकिन इस बार हम यहाँ पे माइनस ऑफ के लिखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन रिडक्शन का है। रिड्यूस 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 हो रहा है, 100 ग्राम से 75 ग्राम हो गया है, तो रिडक्शन है, तो माइनस के लिखेंगे इस बार। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है क्वेश्चन में। तो रिमूव होकर के यहाँ पे माइनस में के आ गया, साथ में ए आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज डी ए के, डिनोमिनेटर में ए का टोटल वैल्यू माइनस में के मल्टीप्लाई बाय डी टी है। इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, डी ए बाई ए विल बी सिंपल लॉग ए, है ना भाई। लॉग ए इक्वल टू में माइनस के रिमेन सेम, टी का इंटीग्रेशन है, टी और आ जाएगा, साथ में कांस्टेंट वैल्यू। तो ये अपने पास में वैल्यू आई है। ठीक है भाई, लॉग ए इक्वल टू में माइनस के टी प्लस में सी। अब हम यहाँ तक तो बिना ही जा सकते हैं, क्योंकि वो तो अपने को फाइंड करना है। तो पहले इसको यूज करेंगे। ठीक है, टाइम 1 है और ए वैल्यू 100 है, तो टाइम वैल्यू 1 है, ए वैल्यू 100 है। आगे हम नोट करेंगे पेन कलर चेंज करके कि भैया जब टाइम वैल्यू 1 है तो पता चला जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट था वो 100 ग्राम था, तो इसे हम नोट करेंगे। तो दिस इज लॉग ऑफ 100। ठीक है, लॉग 100 इक्वल टू में माइनस में के मल्टीप्लाई 1 के एडिशन में सी। इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में माइनस में के रिमेनिंग रहेगा, एडिंग में सी है, इक्वल टू में लॉग 100 है। ठीक है भाई, लॉग 100 है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप बातें समझ गए हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक तो आसान है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, है ना। तो इसके आगे अब देखिए, आगे में ये वाला इक्वेशन यूज करना है। टाइम 2 है और ए और रिड्यूस होके 75 हो गया। तो भाई जब टाइम का वैल्यू 2 है तो अमाउंट ए और रिड्यूस होकर के 75 हो गया। सो लॉग 75। ठीक है भाई, लॉग 75 का वैल्यू माइनस में के मल्टीप्लाई बाय 2 एडिशन में सी है। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 के को यहाँ पे नोट करना है, माइनस 2 के एडिंग सी इक्वल टू ये सेम रहेगा। तो log ऑफ 75 आ गया। ठीक है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का वर्क हम अगले पेज पे करेंगे।
तो यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2। एलिमिनेशन लगाने का मतलब है फ्रॉम 1 एंड 2 लिखना, ठीक है भाई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट है माइनस में के एडिंग सी इक्वल टू में log 100, ठीक है भाई, ये पहली इक्वेशन है। सेकंड में माइनस में 2 के एडिंग सी की टोटल वैल्यू log 75। इस तरीके से दो इक्वेशन है। सी वैल्यू डायरेक्ट कैंसिल होगा तो सी वैल्यू का साइन चेंज करना है। माइनस विल बी प्लस, प्लस विल बी माइनस, और ये भी यहाँ पे माइनस। तो आपने देखा भाई सी वैल्यू कैंसिल। माइनस में के है, प्लस में 2 के है, सिंपल सा के रिमेनिंग है इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे log 100 है, ठीक है भाई। log 100 है, माइनस में सिंपल सा log 75 है। प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देंगे, सब्ट्रैक्शन का मतलब डिवीजन होता है, तो दिस इज द log ऑफ 100 को डिवाइड करना है 75 से। बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू है, बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू है भाई। अगर 100 वैल्यू है और हम इसे डिवाइड करना चाहते हैं 75 से, तो 25 पे कट कर देते हैं। 25 4 जा 25 3 जा, इससे आगे वैल्यू कुछ कट हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो आंसर कितना आया है, के वैल्यू जो है वो log 4/3 है, ठीक है भाई। कितनी है के वैल्यू, log 4/3। ये अपने पास में के का आंसर आ गया, ठीक है भाई। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमने के का वैल्यू फाइंड कर लिया। के वैल्यू से कुछ नहीं होने वाला है, के साथ में आपको सी वैल्यू भी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, ठीक है। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर हमने सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 ये वाली है, ठीक है, ये वाली माइनस के वाली। तो आपके पास आएगा माइनस में के है, एडिंग में सी है, इक्वल टू में log 100 है, ठीक है जी, log 100 है। सी अपने को फाइंड करना है, तो के वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, तो log 100 तो है ही है। log 100 के एडिशन में सिंपल के आ जाएगा, तो सी वैल्यू इक्वल टू में log 100 है, ठीक है भाई, log 100 है। और जो सी सॉरी के का वैल्यू है ये log 4/3 है, ठीक है भाई, कितना है, log 4/3 है। प्लस का मतलब होता है आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। प्लस मींस मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी बनेगी। तो वैल्यू सी इक्वल टू में log है, log के साथ में 100 है, 100 के साथ में 4/3 है। टोटल मिलाकर के सी वैल्यू है log 400/3, ठीक है भाई। कितना आंसर है, log 400/3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अब कोई डाउट नहीं है, ठीक है भाई। सी का वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया है और के का वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया है। अब फाइनल स्टेप पर हमें बढ़ना है, ठीक है। फाइनल स्टेप पर हमें बढ़ना है। फाइनल स्टेप में इस वाली इक्वेशन में ए की जगह पे a0, टाइम का वैल्यू 0, ठीक है भाई। टाइम वैल्यू 0, ए की जगह पे a0। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई टाइम की वैल्यू 0 है, और ए का वैल्यू इनिशियल वाला आंसर a0 है, तो log ऑफ a0 आएगा, ठीक है भाई। log a0 के इक्वल टू में माइनस में के साथ में 0 आएगा, एडिशन में c आएगा। सो log a0 सेम रहेगा। log a0 के साथ में इसका मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई जो है टोटल वो 0 हो गया, और साथ में सी वाली वैल्यू नोट करनी है। तो सी वाली वैल्यू है ये यहाँ पे log 400/3, ठीक है। दिस इज द log 400/3। तो वैल्यू बनी है log a0, ठीक है जी। log a0 इक्वल टू में log ऑफ सिंपल सी 400/3। दोनों तरफ log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना भाई। दोनों तरफ log हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग आपके पास में रह जाएगा माय डियर स्टूडेंट जो वैल्यू a0 है, ठीक है। ये वाला जो a0 है वो इक्वल है इस वाली कांस्टेंट के, तो 400/3 के, ठीक है। आप इसको बस थोड़ा सा डिवाइड करके लो, कितना आएगा, है ना। 4 1 जा 4 है, नहीं सॉरी 3 पे डिवाइड कर रहे हैं ना, 3 1 जा 3 है, ठीक है भाई। 3 1 जा 3 है, तो 4 में 3 माइनस करा 1 है, 1 के साथ में 0 है, 1 के साथ में 0 है, यानी कि ये अब 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे 3 पे डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे 3 और 3 इस तरीके से आएगा। तो 33 ग्राम और 133 ग्राम अपने क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। स्टार्टिंग वैल्यू कितना था, 133.33 ग्राम था, जो एक साल बाद रिड्यूस होकर के 100 हो गया, फिर दोबारा एक साल बाद रिड्यूस होकर के 75 हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन। सबसे पहला स्टार्टिंग वैल्यू बताना था, वो हमने बता दिया, बिल्कुल प्यार से क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, देखिए ये वाला है, ओके। 15 क्वेश्चन है पहले। भाई देखो आप नंबरिंग पे मत जाओ यार, मैं हमने आपको कितनी बार बोल दिया डोंट गो विद द नंबरिंग। नंबरिंग पे मत जाइए, नंबरिंग पे जाने से दिमाग खराब होता है। क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन समझो आप यहाँ पे, है ना। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कहता है 600 ग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट था स्टार्टिंग में। ओ ये तो बहुत बढ़िया बात हो गया,
जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो आपको 600 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं भैया, स्टार्टिंग का मतलब है टाइम वैल्यू 0। तो टाइम वैल्यू 0 पे जो ए का आंसर है, जो स्टार्टिंग वाला वैल्यू है, कुल मिलाकर के 600 है। ठीक है, अभी कितना है, कुल मिला के 600 है। इसके बाद कहते हैं 3 साल बाद में ओनली 300 ग्राम रिमेनिंग रह गया। ठीक है, 3 साल बाद में टाइम निकल के 3 साल पूरे हो गए, तो एडीए मतलब ये जो सब्सटेंस है कम होकर के 300 ग्राम हो गया। तो क्वेश्चन कहता है कितना सब्सटेंस प्रेजेंट रहेगा 6 साल बाद। ठीक है, अभी कितने साल बाद, 6 साल बाद, तो 6 साल बाद में ए का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है भाई, ए के आगे क्वेश्चन मार्क, ये हम पता करेंगे आफ्टर 6 ईयर। ठीक है भाई, 6 साल बाद में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यू नीड टू फाइंड। यू नीड टू क्या, हम ही आपको करवाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आसान है। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग वैल्यू बताना था, रिमेनिंग दो गिवन था। इस वाले क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग दिया हुआ है, एक और कंडीशन दिया हुआ है, और फाइनल 6 साल बाद वाला वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, आइए कर लेते हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में मान लेते हैं सबसे पहले लेट कैपिटल ए। ठीक है, लेट कैपिटल ए बी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कैपिटल ए जो है वो अमाउंट है सब्सटेंस का, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। तो वो कैपिटल ए है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट होता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट एनी टाइम टी। ठीक है भाई, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट होता है, तो एट एनी टाइम टी। ओके जी, ये हमने यहाँ पे नोट करा। इसके बाद में क्वेश्चन ने आपको इनिशियल वाला वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो एंड इनिशियली। ठीक है, ये लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड इनिशियली स्टार्टिंग में कितना था, तो भाई स्टार्टिंग में जो था कुल मिलाकर के 600 था। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना वैल्यू था, 600 वैल्यू था। तो बस अब इसके आगे से आप क्वेश्चन चालू कर दो। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि ये वाला क्वेश्चन ना आपके सीबीएसई हैंडबुक से एमएल अग्रवाल ने कॉपी किया हुआ है। तो सीबीएसई हैंडबुक में इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ही बोला गया है, जो भी इक्वेशन बनेगा वो रेट प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग ही बनेगा। अगर रेट गिवन है वेरी गुड है, रेट गिवन नहीं है तो रेट प्रोपोर्शनल के हिसाब से ही आपको इक्वेशन बनानी है, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाई थी। ठीक है, ऐसे करके जैसे बनाया था ना, जो इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ था, द रेट एट विच डिके इज नॉन प्रोपोर्शनल टू मास। तो ये वाला कंडीशन इसके अंदर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम आपका कौन सा बुक, सीबीएसई हैंडबुक। ठीक है, तो वहां पे कहीं पे भी, बल्कि उस बुक में किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट लिखी नहीं मिलेगी, आपको अपने आप से प्री एज्यूम करनी है। तो यहाँ पे भी वो स्टेटमेंट प्री एज्यूम रहेगी, तो आप लिखेंगे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डी ए अपॉन में डी टी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टाइम के हिसाब से प्रोपोर्शनल है अपने खुद के अमाउंट के, जितना अमाउंट प्रेजेंट रहता है उसके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो डी ए बाई डी टी। ठीक है, डी ए बाई डी टी इक्वल टू, ये भी डीके वाला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो माइनस में के आएगा, साथ में ए रहेगा। ठीक है भी, जैसे पहले में किया हमने वैसे रहेगा, माइनस के और इसके साथ में ए। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करेंगे। तो भाई डी ए है, डी ए के डिनोमिनेटर में ए है, इक्वल टू में माइनस में के रिमेनिंग है, और के के साथ में यहाँ पे डी टी रिमेनिंग है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, ये वाला लॉग ए हो जाएगा। ठीक है भाई, दिस इज द लॉग ए इक्वल टू में माइनस में के सेम रहेगा, तो माइनस के, टी का इंटीग्रेशन है तो टी आ गया, एडिंग सी है। अब इसमें अपने को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर्स फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। भाई टी 0 है, ए 600 है, सिंपल एकदम। ठीक है, टाइम का वैल्यू 0 है और स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू क्वेश्चन कहता था 600 है, तो इसे हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, तो log 600 आएगा। ठीक है, log 600 के इक्वल टू में माइनस में k मल्टीप्लाई बाय 0 के एडिशन में c। ठीक है भाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 के एडिशन में c है, इक्वल टू में log 600 है, और यहाँ से आपको पता चल गया भाई वैल्यू c का जो आंसर है log 600 है। ठीक है, वैल्यू c का आंसर कितना है जी, log 600 है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कहानी समझ आ गई है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन का यूज करना है, तो सेकंड इक्वेशन ये वाला इक्वेशन है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है। ठीक है, टाइम 3 है और ए 300 है, तो इसी के आगे हम नोट करेंगे भाई टाइम का वैल्यू 3 है और जो ए का वैल्यू है वो 300 है। ठीक है, तो आंसर बनेगा आपके पास log 300, ए की जगह पे 300 आ गया, इक्वल टू में माइनस में के है, टी का वैल्यू 3 है, एंड सी वैल्यू log 600 है। ठीक है भाई, log ऑफ 600 है वो हमने यहाँ पे नोट करा।
ये कैसा बन रहा है भैया, 600 बनाना है इसको, 600, यहाँ पे 600 है ये, ठीक है भाई, log ऑफ 600, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो -3k है, -3k को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यस और नो। तो हम यहाँ पे आगे नोट करेंगे भाई, हमने शिफ्टिंग शिफ्टिंग करी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके 3k हो गया इक्वल टू, ये वाला जो 300 है वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। सो log ऑफ 600 ऑलरेडी है ही है, माइनस में log 300 और आ जाएगा। माइनस आते ही आप लोग समझ गए भाई, यहाँ पे तो डिवाइड कंसेप्ट है। माइनस जैसे ही आया, डिवाइड कंसेप्ट अप्लाई करना है, तो 3k का जो आंसर है log ऑफ 600 के डिनोमिनेटर में 300 है, और आपको मालूम है 600/300 जो है कुल मिलाकर के 2 होता है, ठीक है, कट पिटा के 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई आंसर जो है वो 2 है, यानी कि जो k का आंसर है ये 1/3 के साथ में log 2 है, ठीक है भाई। k का आंसर कितना है, log 2 के साथ में 1/3 है। तो दो कंडीशन हमने यूज करी, सी वैल्यू भी निकल गई, के वैल्यू भी निकल गई, ओनली लास्ट इज रिमेनिंग टाइम का वैल्यू 6, ठीक है भाई। टाइम वैल्यू 6 अपने को यूज करना है, आइए तेजी में बिल्कुल फटाफट कर देते हैं, ठीक है भाई। टाइम वैल्यू 6 हमें नोट करनी है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई, टाइम का वैल्यू जब 6 है तो पता लगाना है ए का वैल्यू कितना है, ए के आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो log ऑफ ए रहेगा, क्योंकि हमें फाइंड करना है, इक्वल टू t की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे पहले k कहाँ पर गया अपना, अच्छा k तो यही है, तो यहाँ पे आएगा 1/3 है, 1/3 के साथ में log ऑफ 2 है, फिर मल्टीप्लाई, टाइम का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6 आ गया, फिर एडिशन, बल्कि यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू माइनस भी है, ओके, दिस इज द माइनस वैल्यू, और इसके साथ में सी वैल्यू, ये वाला आंसर log 600, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला आंसर जो है वो log ऑफ 600 है, ओके। यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3 है, 3 2 जा 6 है, तो आंसर बना log a जो है माय डियर स्टूडेंट, log a जो है वो माइनस में 2 log 2 है, ठीक है भी, कितना है, माइनस में 2 log 2 है, और एडिशन में log 100 है, सॉरी 600 है ये तो, है ना, log 600 है। अब जरा ध्यान करो, मैंने आपको आई थिंक लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन में पावर वाली वैल्यू बताई थी, है ना, पावर वाला फॉर्मूला बताया था लोगैरिथम का, कि भाई अगर m की पावर n के आगे log है, ठीक है, m पावर n पे log है, तो ये जो पावर है वो आगे आ जाती है, और log m सेम रहता है, तो हमें इसका उल्टा पावर यूज करना है, ये वाले बेस वाले वैल्यू को पावर पे लेके जाना है, ठीक है, बेस वाला वैल्यू पावर पे आएगा, तो इसका मतलब ये जो 2 बेस पे है वो पावर पे आ जाएगा, तो बनेगा log a, ठीक है, log a सेम रहेगा, इक्वल टू में माइनस भी सेम रहेगा, दिस इज सिंपल log 2 की पावर 2, ठीक है, ये वाले जो 2 है वो हमने यहाँ पे लिख दिया log ऑफ 2 की पावर 2, और इसके साथ में 600 सेम रहेगा, तो एडिशन में log ऑफ 600 है, ठीक है भी, log ऑफ 600 है, 2 की पावर 2 4 होती है ना, तो आप यहाँ पे लिखो ये वाली टर्म नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव टर्म पीछे कर दो, माइनस में log 4 हो जाएगा ये वाला, और ये सेम रहेगा log 600, ठीक है। दिस इज सिंपल सिंपल log 600 है, और यहाँ पे तो log a है ही है, ठीक है भाई, यहाँ पे तो log a है ही है। अब वहाँ पे डिवाइड प्रॉपर्टी, माय डियर स्टूडेंट, डिवाइड प्रॉपर्टी जैसे आपने यहाँ पे डिवाइड करा वैसे वहाँ पे डिवाइड करना है, तो आपको मालूम है आंसर बनेगा 600 डिवाइड बाय 4, 600/4 होता है 150 तो आप लिखेंगे आंसर है log a, ठीक है भाई, आंसर है log a इक्वल टू में log 150, ठीक है जी, कितना आंसर है, log a इक्वल टू log 150, log और log आपस में कैंसिल, हाँ या ना, log और log आपस में कैंसिल, तो आपने देखा भी a का आंसर 150 है, ठीक है, यहाँ पे लिख दूं इधर, जो a का आंसर है कुल मिलाकर के 150 है, तो आपने देखा इस क्वेश्चन में भैया 6 साल बाद में कितना अमाउंट प्रेजेंट रहेगा, तो 6 साल बाद में 150 ग्राम अमाउंट प्रेजेंट रहेगा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल। ग्रीन वाले पोर्शन में हमने इक्वेशन बना ली, येलो वाले पोर्शन में सी वैल्यू आ गया, पिंक वाले पोर्शन में के वाला वैल्यू आ गया, ए वाले ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है वहां पे 6 साल बाद वाला वैल्यू आ गया, सिंपल एकदम, है ना। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ओके। आगे बढ़े, देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में देखो, 12 नंबर क्वेश्चन में एक तो आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है, बहुत बढ़िया बात है ना। 12 नंबर क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है, बहुत बढ़िया है, ये वाला वैल्यू 12 में भी यूज होगा और साथ में इसमें भी यूज होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इसमें भी 14 में भी वैल्यू यूज करनी है हमें, वो सेम, ठीक है।
सेम तो नहीं कह सकते, थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है वो भी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। तो पहले इसको निपटाते हैं, फिर अगले वाला निपटा लेंगे। तो क्वेश्चन कहता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट, यानी कि वही रिड्यूस हो रहा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, सिनोनिम यूज करा हुआ इन्होंने डिक्रीजिंग का, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, रेट प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट के, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अमाउंट प्रेजेंट होता है उसके हिसाब से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है, प्रोपोर्शनल का केस है। क्वेश्चन कहता है इफ द 50% ऑफ द गिवन अमाउंट, यानी कि जो स्टार्टिंग का अमाउंट था उसका 50% डिसइंटीग्रेट हुआ है 1600 सालों में, ठीक है, स्टार्टिंग का जो अमाउंट था उस अमाउंट का 1600 सालों में 50% डिसइंटीग्रेट हो गया, तो आपको बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इन 10 इयर्स, 10 सालों में कितना सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट हुआ वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको तो इक्वेशंस बनानी है, तो सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे, हम एज्यूम करने जा रहे हैं जो कैपिटल ए है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है भाई, जो कैपिटल ए है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और ऐसा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर रहता है, तो एट एनी टाइम टी, ठीक है भाई, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर रहता है तो एट एनी टाइम टी। अब इसके बाद में आपको स्टार्टिंग वैल्यू कुछ माननी पड़ेगी, ठीक है भाई, एंड इनिशियली कितना है, तो इनिशियली इट इज ए जीरो, ठीक है भाई, स्टार्टिंग में कितना है, इनिशियल में कितना है, इनिशियल में ए जीरो है, यहां तक दिक्कत तो नहीं है कोई। तो ए एक ऐसा अमाउंट है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट रहता है, और ए जीरो जो है वो स्टार्टिंग वाला वैल्यू है, ठीक है, ए जीरो इज द स्टार्टिंग वाला वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे भाई डी ए बाई डी टी, ठीक है भाई, डी ए बाई डी टी जो है ये प्रोपोर्शनल है, ओके, डी ए बाई डी टी जो है ये प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है जितना अमाउंट प्रेजेंट होगा उसके प्रोपोर्शनल है, तो कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ए अमाउंट प्रेजेंट है तो ए के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब ये अमाउंट रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल यहाँ पे इक्वल टू में आकर माइनस में के होगा, ए सेम रहेगा, एंड डी ए बाई डी टी भी सेम रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, तो भाई डी ए बाई डी टी जो है ये बन जाएगा, नहीं गलत कर दिया, अब यहाँ कहाँ से इंटीग्रेशन आ गया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई, सो डी ए के डिनोमिनेटर में ए आएगा, इक्वल टू में माइनस में के साथ में डी टी आएगा, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, डी ए बाई ए विल बिकम लॉग ए, ठीक है भाई, ये लॉग ए है, इक्वल टू माइनस में के सेम रहेगा, साथ में टी एडिंग सी, सो दिस इज द आंसर, मतलब आंसर नहीं है, ये इक्वेशन आ गई है आपके पास, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन में बारी बारी करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसा कि हमने इसमें इनिशियल अमाउंट माना हुआ है ए जीरो, तो उस इनिशियल का कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इनिशियल ए जीरो है यानी कि टी वैल्यू जीरो है, तो टी का वैल्यू जीरो है, तो जो स्टार्टिंग वैल्यू ए है वो कुल मिला के ए जीरो है, ठीक है, तो आंसर बनेगा लॉग ए जीरो, ओके, लॉग ए जीरो इक्वल टू में माइनस में के साथ में जीरो एडिंग सी, इनका मल्टीप्लाई जीरो रहने वाला है, तो आप लिखेंगे जीरो एडिंग सी इक्वल टू में लॉग ए जीरो, ओके जी, लॉग ए जीरो, दोनों को एडिंग करेंगे तो सी का वैल्यू लॉग ए जीरो, ओके, कितना आंसर आ गया है जी, लॉग ए जीरो आ गया है, पहली कंडीशन हमने सब्स्टिट्यूट करी तो सी वैल्यू आ गया है लॉग ए जीरो। सेकंड कंडीशन जरा ध्यान से देखो, सेकंड कंडीशन में आपको बोला था 50% अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है, 50% अमाउंट जो है, ठीक है भाई, 50% अमाउंट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया है, यानी कि रिड्यूस हो गया है, ठीक है, 50% अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो गया, रिड्यूस हो गया, तो माय डियर स्टूडेंट प्रेजेंट कितना रहा, क्योंकि हमने माना हुआ है जो ए है वो ऐसा अमाउंट है जो प्रेजेंट होता है, जो गायब हो गया है वो वाला हमने ए नहीं माना, हमने माना हुआ है ए वाला वैल्यू जो अमाउंट प्रेजेंट होता है, तो 50% अगर रिड्यूस हो गया है तो प्रेजेंट कितना है भाई, तो पी फॉर प्रेजेंट भी अपना 50% ही है, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू में दोनों का टोटल 100 होगा, तो 50% अगर रिड्यूस हुआ है
तो 50% प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में प्रेजेंट पे फोकस करना है। कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन ने अगर कह दिया कि भाई 20% रिड्यूस हो गया है, ठीक है, 20% रिड्यूस हो गया है, तो आपको 20% सब्स्टिट्यूट नहीं करना, देखना है प्रेजेंट कितना है, क्योंकि हम यहाँ एज्यूम करते हैं प्रेजेंट अमाउंट कितना है। तो 20% अगर रिड्यूस हुआ है माय डियर स्टूडेंट, तो प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ 80% है, क्योंकि इन दोनों का टोटल हमेशा 100 होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ, अगर रिडक्शन अमाउंट, ठीक है, रिडक्शन परसेंटेज आपको क्वेश्चन में 40% दे दी जाए, तो उस केस के अंदर प्रेजेंट कितना रहेगा? ठीक है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और बाकी बच्चे यहाँ पे फोकस करो, ठीक है भाई। 50% प्रेजेंट है, तो यहाँ पे नोट करेंगे, हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई टी का वैल्यू जो है वो 1600 है। ठीक है भाई, टाइम का वैल्यू जो है वो 1600 है। टाइम 1600 के साथ में जो अमाउंट प्रेजेंट है, माय डियर स्टूडेंट, अमाउंट प्रेजेंट है 50%। ठीक है, प्रेजेंट अमाउंट कितना है? 50% है। तो 50% किसका? जितना स्टार्टिंग में था, तो स्टार्टिंग में A0 था। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में कितना था? स्टार्टिंग में A0 था। तो 50% ऑफ A0, 50% की फ्रैक्शन देखो कितनी होती है यार। ठीक है, 50% है ना, परसेंटेज को आप रिमूव करोगे तो 50 के डिनोमिनेटर में 100 आएगा, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 इसकी फ्रैक्शन है। ठीक है भाई, 1/2 फ्रैक्शन है, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे 1/2 A। ठीक है भाई, कितना आएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय A0 आएगा, इस तरीके से करके। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था आपको? 20% रिड्यूस हो गया। ठीक है, 20% रिड्यूस हो गया, तो प्रेजेंट कितना है? 80% है। तो 80% किसका कर दोगे आप एग्जाम में? 80% ऑफ A0 कर दोगे। ठीक है भाई, इतना अमाउंट प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हम प्रेजेंट के ऊपर फोकस करते हैं, डिसइंटीग्रेट वाली वैल्यू पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो 80% की फ्रैक्शन बना लेना, डिवाइड बाय 100 करके, है ना, 2 के टेबल में कट कर देना, फ्रैक्शन आ जाएगी, वो फ्रैक्शन यहाँ पे नोट कर देना। अभी फिलहाल आपको ये देखना है कि भैया 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 वैल्यू आ गया, वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया। तो आप लिखेंगे लोगैरिथम है। ठीक है भाई, लोगैरिथम है, a का वैल्यू 1/2 के साथ में A0 है, इक्वल टू में माइनस में k है, k के साथ में 1600 है। ठीक है भाई, k वैल्यू के साथ में 1600 है, और एडिंग c वैल्यू log A0 है। ठीक है भाई, कितना है? c वैल्यू log A0 है। तो बस यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत अरेंज करके डिटरमाइन करना है k वैल्यू कितना है। ओके, तो आइए करते हैं इसको, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये वाला जो माइनस वाला वैल्यू है यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, 1600 के हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे इसको लिखा भी 1600 के है ये। ठीक है, 1600 के इक्वल टू log A0 सेम रहेगा, तो log A0 है, ये वाला प्लस वाला वैल्यू वहां पे आके माइनस। ठीक है, तो आंसर बना अपने पास माइनस में log 1/2 A0। ठीक है भी, log 1/2 A0, आपको तो मालूम है माइनस का मतलब होता है डिवाइड करना, है ना, माइनस का मीनिंग होता है डिवाइड करना। तो ये वाला जो A0 है, इसको हम डिवाइड करेंगे इस 1/2 A0 से। ठीक है भी, 1/2 A0 से, ये A0 आपस में कैंसिल, 1/2 का जो 2 है रेसिप्रोकल होकर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 डिवाइड बाय 1 होगा, 2/1 का मतलब सिंपल 2 रहेगा। ठीक है, जब आप इसको माइनस करके डिवाइड प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो सिंपल 2 आंसर आएगा। आप कहेंगे सर हमें ऐसे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको ऐसे समझ नहीं आया तो आप ऐसे समझ लो, भैया A0 को डिवाइड करना है 1/2 A0 से। अब छोटी क्लास इसका कंसेप्ट कहता है ये वाला डिवाइड जो है मल्टीप्लाई होगा और इसका रेसिप्रोकल होगा, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया, और A0 का रेसिप्रोकल 1/A0 हो गया। ये यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगा, A0 कैंसिल, 2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया? 2 हमारा आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1600 के जो है, ठीक है भाई, 1600 के जो है वो इक्वल टू में log ऑफ 2 है। ठीक है भाई, वो सिंपल सिंपल कितना है? वो सिंपल सिंपल log ऑफ 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ जो k का आंसर है वो log 2 है। ठीक है, log 2 है, डिवाइडेड में 1600 है। ठीक है भाई, log 2 की वैल्यू को आप 1600 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ k। ठीक है भाई, k का आंसर आ गया, c का आंसर आ गया। क्वेश्चन ने अब आपसे बोला है, ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट, कि क्वेश्चन कहता है कितना सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट हो जाएगा 10 सालों में। ठीक है भाई, तो हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए पता करेंगे 10 सालों के बाद में प्रेजेंट कितना है।
भाई हमने तो माना हुआ है ए अमाउंट प्रेजेंट अमाउंट है, कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है वो ए है। तो 10 साल बाद में कितना अमाउंट प्रेजेंट है पहले हम वो पता करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि भैया कितना डिसइंटीग्रेट हुआ। तो आपको यहाँ पे लिखना है ए के आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ए वैल्यू हम पता करेंगे कितना अमाउंट प्रेजेंट है आफ्टर 10 ईयर, तो टी का वैल्यू 10 है, ठीक है भाई। टी का वैल्यू कितना है माय डियर स्टूडेंट, टी का वैल्यू 10 है। तो आप आगे इसको नोट करेंगे भाई, यहाँ पे लॉग ए सेम रहेगा, ठीक है। लॉग ए हम फाइंड कर रहे हैं इक्वल टू जो माइनस में के है, तो माइनस में log 2 है, ठीक है। माइनस log 2 के डिनोमिनेटर में 1600 है ना भाई, ये k का वैल्यू आ गया। इसके बाद में टाइम वैल्यू 10 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे टाइम 10 और एडिंग c वैल्यू log a0 है, तो यहाँ पे आ गया है सिंपल सा log a0। ये सिंपल सा log a0 यहाँ पे आ गया माइनस, यस और नो। माइनस होगा तो लिखेंगे log a है, log a में माइनस करना है log a0, ओके। log a0 इक्वल टू, यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल, तो माइनस में log 2 है, माइनस log 2 के डिनोमिनेटर में 160 है, ठीक है भाई। माइनस log 2 के डिनोमिनेटर में 160 है, यहाँ पे माइनस वाली प्रॉपर्टी डिवाइड करना है, तो आंसर बनेगा लोगैरिथम, ठीक है। लोगैरिथम अंडर ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय a0, ठीक है भाई। a बाय a0 इक्वल टू में माइनस में log 2, ठीक है, माइनस में log 2 डिवाइड बाय 160, ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने आपको मतलब लॉगरिथम को ट्रांसफर करना सिखाया था। अगर यहाँ पे log का हिडन बेस e है, ठीक है, लॉगरिथम का हिडन बेस e है, तो आप इसको लिखोगे e की ये वाली पावर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है e की पावर पे माइनस log 2 बाय 160, तो e की ये वाली पावर के इक्वल टू में a बाय a0, ठीक है भाई। समझ रहे हो बात को? 2 मिनट रुको जरा, नया पेज लेना है ना। देखो आपने लिखा हुआ है भाई log ऑफ e के साथ में a बाय a0, ठीक है। a बाय a0 का आंसर जो है माइनस में log 2 है, ठीक है, माइनस में log 2 डिवाइड बाय 160 है। तो मैंने आपको बताया था अगर log e m इक्वल टू में k है, तो e की पावर k इक्वल m, याद है आपको e की पावर k इक्वल m। तो वो आपको यहाँ पे करना है e की पावर ये पूरा आंसर, तो e की पावर माइनस में log 2, ठीक है, माइनस में log 2 बाय 160 का आंसर कितना है, तो ये वाला आंसर है a बाय a0, ठीक है भाई। कितना आंसर है भाई, सिंपल सा a बाय a0, ठीक है। ये नोटेशन आपको नोट करनी है, तो इस नोटेशन को मैं यहाँ पे आगे नोट करता हूँ, ठीक है। उसी के आगे फर्दर स्टेप आप नोट करोगे भाई, e की पावर माइनस में log 2 है, माइनस log 2 के डिनोमिनेटर में 160 है, और इक्वल है a बाय a0, ठीक है भाई। a बाय a0, यहाँ से a वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। तो a वाला हम यहाँ फाइंड मत करो, बाद में फाइंड करेंगे, पहले इसका वैल्यू नोट करो कितना है ये, ठीक है। कितना वैल्यू है जरा देखना एक बार, ये वाला देखो ये रहा, ठीक है, 0,09957, ठीक है, 9957। तो यहाँ पे नोट करो आप इसको, बना है 0 पॉइंट में 995 और 7 इक्वल टू में a बाय a0, ठीक है भाई, इक्वल टू a बाय a0। ये a0 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपने पता लगाया भाई अमाउंट a जो है वो 0.9957 मल्टीप्लाई बाय a0 है, इतना अमाउंट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है भाई। 10 साल बाद में माय डियर स्टूडेंट इतना अमाउंट प्रेजेंट रहेगा। क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ेंगे, पढ़ना क्या है, कितनी बार पढ़ेंगे यार, क्वेश्चन मैंने बता तो दिया आपको, डिसइंटीग्रेट वाली वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है भाई। आपको क्या बताना है, डिसइंटीग्रेट वाला बताना है, इतना अमाउंट प्रेजेंट है माय डियर स्टूडेंट, इतना अमाउंट प्रेजेंट है। अब आपको देखना है गुम कितना हो गया है, रिड्यूस कितना हो गया है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, ठीक है भाई, आप यहाँ पे नोट करेंगे आफ्टर 10 ईयर, ठीक है, या फिर आफ्टर 10 ईयर छोड़ो, यहाँ पे लिखो अमाउंट डिसइंटीग्रेट, ठीक है भाई। अमाउंट डिसइंटीग्रेट, कितना अमाउंट डिसइंटीग्रेट हुआ, कितना अमाउंट गायब हो गया। तो कितना अमाउंट गायब हो गया, स्टार्टिंग कितना था, है भाई, स्टार्टिंग कितना था, स्टार्टिंग वैल्यू a0 था, a0 में से अभी कितना प्रेजेंट है, तो अभी ये वाला अमाउंट प्रेजेंट है, 0 पॉइंट में 9957 मल्टीप्लाई बाय a0, ठीक है भाई। समझ रहे हो बात को, स्टार्टिंग में कितना था, इतना था, और अभी, अभी मतलब 10 साल बाद, 10 साल बाद में कितना है,
तो 10 साल बाद में इतना अमाउंट प्रेजेंट है, मैं इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं ये प्रेजेंट अमाउंट है। ठीक है भाई, ये प्रेजेंट अमाउंट है। प्रेजेंट अमाउंट का मतलब जो आपने टी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है ना 10 साल बाद, ठीक है भाई, 10 साल बाद कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो 10 साल बाद में इतना अमाउंट प्रेजेंट है। आपको देखना है 10 साल बाद में कितना रिड्यूस हुआ है, प्रेजेंट नहीं देखना है, रिड्यूस कितना हुआ है। तो भाई स्टार्टिंग में ए जीरो था, ठीक है, स्टार्टिंग में ए जीरो था, इतना अभी प्रेजेंट है, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दिमाग में बात घुस रही है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में 100 था, ठीक है भाई, स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में 100 था। 10 साल बाद आपने चेक करा भैया ये तो 80 है, ठीक है, 10 साल बाद में कितना प्रेजेंट है, 80 प्रेजेंट है। तो जरा बताओ रिड्यूस कितना हुआ, स्टार्टिंग में 100 था, 10 साल बाद में 80 है, तो कितना रिड्यूस हुआ। आप कहेंगे सर इसको माइनस करना है, वही मैंने यहाँ पे करा। स्टार्टिंग में ए जीरो है, 10 साल बाद में इतना प्रेजेंट है, तो डिसइंटीग्रेट कितना हुआ, दोनों का माइनस। तो करो माइनस फटाफट तेजी में, ठीक है। ये बनेगा 0.00, ठीक है, 0.00 के साथ में 4 और 3 के साथ में सिंपल सा ए जीरो, ठीक है, ए जीरो सेम रहेगा। तो इतना अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है, इतना अमाउंट हम कह सकते हैं डिसइंटीग्रेट हो गया। क्वेश्चन अभी भी बाज नहीं आया, क्वेश्चन कहता है परसेंटेज बताओ भैया, क्वेश्चन कहता है परसेंटेज बताओ। जैसे यहाँ पे 50% डिसइंटीग्रेट हुआ, तो कितना प्रतिशत सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट हुआ, परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो लिख दो भैया यहाँ पे अमाउंट परसेंटेज, ठीक है भाई, परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिसइंटीग्रेट, ठीक है भाई, परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिसइंटीग्रेट, कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है, ठीक है भाई, स्पेलिंग बिल्कुल बढ़िया से लिखना, डिसइंटीग्रेट, ठीक है भाई, स्पेलिंग ध्यान से रखनी है। डिसइंटीग्रेट कितना अमाउंट डिसइंटीग्रेट हुआ, तो भाई इतना, तो इतना अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो गया। 0 में 0.043 मल्टीप्लाई बाय ए जीरो डिसइंटीग्रेट हो गया। ये डिसइंटीग्रेट कौन सी वैल्यू पर हुआ, ये वाला डिसइंटीग्रेट कौन सी वैल्यू पे हुआ, स्टार्टिंग वैल्यू कितना था, इनिशियल वैल्यू कितना था, तो इनिशियल वैल्यू ए जीरो था, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ये ए जीरो जो है, ए जीरो जो है आपस में कैंसिल, तो बस इन्हें सॉल्व करना है। 0.043 का डेसिमल हमने हटाया, 1 के बाद में 1 2 3 4 जीरो, मल्टीप्लाई करना है 100 से, 2 जीरो आपस में कैंसिल, तो 43 को डिवाइड करना है 100 से, यानी कि आंसर आ गया 0.43%, ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया, 0.43%, 1% भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ ये, ठीक है, 1% भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। बस ध्यान रखना जो हम ए मानते हैं वो प्रेजेंट अमाउंट होता है, कितना अमाउंट प्रेजेंट रहेगा वो होता है। क्वेश्चन कहता है कितना सब्सटेंस गायब हो गया, तो गायब वैल्यू निकालने के लिए पहले हमने प्रेजेंट पता करा, प्रेजेंट में से माइनस करा, तो इतना अमाउंट गायब हो गया है, ठीक है, दिस इज द रिमूविंग अमाउंट, इतना हट चुका है, इतना हट चुका है, तो ये परसेंटेज में कितना है, तो इस वाले अमाउंट को स्टार्टिंग वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, उसके बाद में आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई 100 करके, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया भैया, 0.43% आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल शानदार जानदार बढ़िया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए आप, ठीक है, ये वाला देखिए, क्वेश्चन कहता है रेडियम डिकम्पोजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल टू अमाउंट प्रेजेंट इफ हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट डिसअपियर। देखो यार क्या है ये डिसअपियर, फिर से डिसअपियर का केस आ गया। हम क्वेश्चन को सोल्व करते हुए मानते हैं कितना प्रेजेंट है, ये कहता है डिसअपियर हो गया है, हाफ अमाउंट डिसअपियर हो गया है, समझ रहे हो बात को, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, बस इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। कितना अमाउंट 100 सालों बाद में लॉस हुआ उसका परसेंटेज बताओ। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने जो ये वाला करा है, इसमें आपने सॉल्व करा है 10 इयर्स के बाद की परसेंटेज, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 100 सालों के बाद वाली परसेंटेज, है ना, 100 ईयर के बाद वाली परसेंटेज कितनी है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने पता लगाया था 10 ईयर के बाद वाली परसेंटेज कितनी है। तो बिल्कुल पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन चलेगा,
बस इसके नीचे से लास्ट वाला पोर्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको अगले क्वेश्चन में टी का वैल्यू 100 नोट करना है और इस वाले क्वेश्चन में टी का वैल्यू यहाँ पे 10 नोट हो रखा है। तो अगर आप मेरे को अलाउ करें तो ये पूरा सॉल्यूशन कॉपी कर दें वहां पे, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है, बिल्कुल कॉपी डिट्टो, बस लास्ट में चेंज हो जाएगा, T10 की जगह पे T100 आएगा। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई हमने कॉपी कर लिया है एंड थैंक यू आपने मुझे कॉपी करने दिया। यार देखो मैंने आपको इतना समय लगा के समझाया ना, पूरा क्वेश्चन है ना, पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, तो सेम सॉल्यूशन कॉपी करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। जहां से अलग है वहां पे मैं करवा रहा हूँ। तो टाइम का वैल्यू यहाँ पे 100 नोट करना है तो 100 नोट कर देते हैं, ठीक है। टाइम का वैल्यू 100 है तो आप इसको नोट करेंगे भी लॉग है, ठीक है। अभी ए वैल्यू हम पता करेंगे इक्वल टू में, ठीक है, लॉग ए इक्वल टू में, यहाँ पर के का वैल्यू नोट करेंगे ये वाला आंसर, तो माइनस में log 2 है ये, ठीक है। माइनस में log 2 के डिनोमिनेटर में 1600 है, ओके, माइनस में log 2 बाय 1600 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम वैल्यू 100 है, ठीक है, टी 100 आ गया, और सी वैल्यू log ए 0 है, ठीक है भाई। सी वैल्यू जो है कुल मिलाकर के log ए 0 है। इस वाले क्वेश्चन में ये दोनों की दोनों जीरो आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे रिमेनिंग आएगा log a है, ठीक है भाई, log a है, माइनस में log a 0 है, ओके, log a है, log a 0 है, इक्वल टू में ये वाली आंसर माइनस में log 2 है, ठीक है, माइनस में log 2 डिवाइड बाय 16 है, ठीक है भाई, कितना है, माइनस में log 2 बाय 16 है। इसके आगे हम एक काम करते हैं, अगले पेज पे वैल्यू नोट करते हैं, ठीक है भाई, नेक्स्ट पेज पे वैल्यू नोट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब है डिवीजन, तो आप नोट करेंगे लोगैरिथम ऑफ, ठीक है भाई, लोगैरिथम ऑफ ए को डिवाइड कर देंगे ए 0 से, और इसके इक्वल टू में रिमेनिंग है माइनस में log 2, ठीक है, माइनस में log 2 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ पे हिडन बेस ई है माय फ्रेंड्स, तो हिडन बेस ई की पावर ये बनेगा, है ना भाई, ई की पावर पे माइनस में log 2 आएगा, तो माइनस में log 2 डिवाइडेड बाय 16 का जो टोटल आंसर है वो ए बाय ए 0 है, ठीक है भाई, ए बाय ए 0 है। अब जैसे हमें इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है भाई, इस वाले क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन थी, तो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको एग्जाम में वैल्यू गिवन होगी। मैं अभी यहाँ पे नोट कर देता हूँ वैल्यू होती क्या है, ठीक है। आप भी यहाँ पे अपनी बुक में नोट कर लेना, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ध्यान रहेगा। तो e की पावर में माइनस में log 2 है, अगर इसको डिवाइड करना है 16 से तो आंसर होता है 0.9577, ठीक है भाई, कितना आंसर होता है 0.9577। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, झूठ नहीं बोलते हम, यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ मैंने 9577 होता है, ठीक है। और आपको मैंने बता ही दिया है एग्जाम में ये लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये 100% आपको एग्जाम में गिवन होगा, जैसे आपको इस वाले क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है भाई, इस वाले क्वेश्चन का वैल्यू गिवन था, तो इस वाले क्वेश्चन का ये वाला वैल्यू भी आपको गिवन रहेगा, ओके, 9577। तो अब आप यहाँ पे कॉपी कर दोगे, आंसर है 0.9577 इक्वल टू में ए बाई ए 0, ठीक है भाई, ए बाई ए 0, ए 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का जो आंसर है 0.9577 के साथ में ए 0 है, ठीक है, ये आपके पास में ए का आंसर आ गया। तो 10 साल, सॉरी 10 नहीं 100 है ना इसमें, तो 100 साल बाद माय डियर फ्रेंड्स इतना अमाउंट प्रेजेंट होगा, 100 साल बाद इतना अमाउंट प्रेजेंट रहेगा। तो क्वेश्चन कहता है डिसइंटीग्रेट कितना हो जाएगा, ठीक है ना, डिसइंटीग्रेट कितना हो जाएगा, लॉस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे लॉस करके दिया हुआ है, लॉस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे आप अमाउंट लॉस, ठीक है भाई, यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे अमाउंट लॉस इन 100 ईयर, ठीक है भाई, 100 सालों में कितना अमाउंट लॉस हुआ। तो स्टार्टिंग कितना था, स्टार्टिंग स्टार्टिंग ए 0 था, अभी कितना प्रेजेंट है, तो 0.9957 प्रेजेंट है, ठीक है, इतना प्रेजेंट है, इनको माइनस करेंगे तो 0 में, ठीक है, 0 में, सॉरी 9957 है, ये वाला गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, 0.9577 के साथ में ए 0, ठीक है, ये वाला अभी प्रेजेंट है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 के साथ में आएगा आपके पास में 0433, ठीक है भाई, कितना आएगा 0423, ओके, कितना आंसर आएगा भी 0423 के साथ में ए 0, ठीक है भाई, इतना अमाउंट लॉस हो गया। तो क्वेश्चन कहता है लॉस वाले अमाउंट का परसेंटेज बता दो क्या है, ठीक है, लॉस वाले अमाउंट का परसेंटेज बता दो, तो यहाँ पे लिख दो परसेंटेज ऑफ लॉस अमाउंट, ठीक है भाई, परसेंटेज ऑफ लॉस अमाउंट, कितना अमाउंट लॉस हुआ है उसका परसेंटेज क्या है, तो उसका परसेंटेज है
जितना लॉस हुआ है 0.0423, साथ में A0 डिवाइड कर देंगे। स्टार्टिंग कितना था, इनिशियल कितना था, स्टार्टिंग कितना था, स्टार्टिंग में A0 था, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये A0 कैंसिल, रिमेनिंग रह गया है 0.0423 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका डेसिमल हटाएंगे, डिवाइड में 1 के बाद 1 2 3 4, ये 1 2 कैंसिल, तो आंसर बनेगा 423 के डिनोमिनेटर में 100, यानी कि आंसर है 4.23%। ठीक है भाई, कितना आंसर है 4.23%। आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ इतना आंसर लिखा हुआ है 4.2%। ठीक है, लेकिन हमने एक आगे लिख लिया तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रेडियो डिकम्पोजिशन के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ठीक है भाई, रेडियो डिकम्पोजिशन का लास्ट क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करवा दिया, और आपकी बुक के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, बस एक ये क्वेश्चन रह गया फर्स्ट। ठीक है भाई, एक ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन रह गया है, बाकी सारे मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आइए अब कर लेते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आइए कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। आपने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कर लिया, रेडियो डिकम्पोजिशन कर लिया, लॉस अमाउंट का परसेंटेज डिटरमाइन करना सीख लिया, ये तो ऐसे ही धुआं हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है भाई, तो देखिए जी, क्वेश्चन कहता है फाइंड एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, या आपको इन्होंने मॉडल बना के दिया हुआ है। ठीक है भाई, लिखा हुआ है y के इक्वल टू में सिंपल सा y0 है, साथ में e की पावर पे kt है। तो इस वाले ग्रोथ मॉडल को आपको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, आपको y0 का वैल्यू और साथ में k का वैल्यू, ये दो वैल्यूज आपको पता करनी है। ठीक है, यू नीड टू फाइंड दिस टू वैल्यू हेयर। तो इन दोनों वैल्यू को पता लगाने के लिए क्वेश्चन कहता है कि भाई y0 का आंसर 5 है। ठीक है, y0 का आंसर 5 है। तो यहाँ पर आपके लिए सिर्फ दो ही वेरिएबल हैं, एक y वेरिएबल है, एक t वेरिएबल है। ठीक है, देयर आर ओनली टू वेरिएबल। तो लिखा हुआ है y के ब्रैकेट में 0 इक्वल टू में 5। भाई अगर ये y और t दो वेरिएबल हैं तो 100% y के ब्रैकेट में t रहा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको सिखाया था, अगर ऐसी नोटेशन होती है तो उसको कैसे स्टडी करते हैं। तो y के ब्रैकेट में t है, अगर y के ब्रैकेट में t है ये, ठीक है, y के ब्रैकेट में t है तो इसका मतलब t का वैल्यू 0 है ना भाई। t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू 0 है। तो अगर t का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 5 है। तो पहली कंडीशन हमको पता चल गई, t वैल्यू 0 पे y वैल्यू 5 है। ठीक है भाई, t वैल्यू 0 पे y वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, पहले मॉडल y का आंसर है y0 के साथ में e की पावर पे kt। ठीक है भाई, e की पावर पे kt, फिर आप लिखेंगे भाई t का वैल्यू 0 है और साथ में y का वैल्यू 5 है। तो ये वाले y की जगह पे 5 आ गया, इक्वल टू में y0 सेम रहेगा, e की पावर पे k के साथ में 0 आ गया, k 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, y0 के साथ में e पावर 0, यहाँ पे 5 है, e पावर 0 1 होता है, तो y0 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर 5 है, यानी कि y0 का आंसर कुल मिला के 5 है। ठीक है भाई, y0 का आंसर कितना है, कुल मिला के 5 है। तो आपने y0 डिटरमाइन कर लिया। ठीक है भाई, y0 हमने डिटरमाइन कर लिया। अब बात आती है ग्रोथ रेट की, जो दे रखा है आपको 2%। ठीक है भाई, ग्रोथ रेट आपको कितना दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, ये जो e की पावर पे k है ना, ये जो k है, यही जो k है ये ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, जो ये k है ये आपका ग्रोथ रेट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन कहता है ग्रोथ रेट है 2%। ठीक है भाई, ग्रोथ रेट है 2%। यहाँ पे आप नोट करो भाई, जो k होता है वो क्या है, तो k है ग्रोथ रेट। ठीक है भाई, k क्या होता है, k ग्रोथ रेट होता है इस मॉडल में। तो k कितना बनेगा भाई, सिंपल सा 2% दिया हुआ है, तो 2% को थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप, 2/100 कर लो। 2/100 का मतलब है 0.02 कर लो। तो आपने k का वैल्यू पता लगा लिया, c का वैल्यू पता लगा लिया, मतलब y0 k दोनों वैल्यू आ गई आपके पास में। ठीक है भाई, k आंसर भी आ गया, y0 आंसर भी आ गया, तो बस मॉडल कंप्लीट कर लो, यहाँ पे लिख दो। सो मॉडल इक्वल टू, ठीक है भाई, मॉडल इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखो एक्सपोनेंशियल मॉडल इज। ठीक है भाई, यहाँ पे ऐसे लिखो, सो एक्सपोनेंशियल मॉडल इज। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने कहा है एक्सपोनेंशियल मॉडल बताओ, सो एक्सपोनेंशियल मॉडल इज। एक्सपोनेंशियल मॉडल क्या है, तो वो है y के इक्वल टू में y0 का वैल्यू 5 है, 5 के साथ में e की पावर k का वैल्यू 0.02 है, साथ में t रहेगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है भाई, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल रद्दड़ क्वेश्चन है, कबाड़ी क्वेश्चन है, पेपर में कभी नहीं आने वाला ये।
बस इसको आप ऐसे लिख के छोड़ दो, ठीक है भाई। जैसे मैंने सॉल्व करा है ऐसे ही जस्ट आप सॉल्व करके छोड़ दो। y का वैल्यू जो है 5 इंटू में बताओ कितना है, e की पावर पे 0.02 इंटू टी है, ठीक है भाई। सेकंड पार्ट की बात करें, आइए, ठीक है। सेकंड पार्ट में भी पहले आप यहाँ पे नोट कर लो, y का वैल्यू जो है ये y0 के साथ में e की पावर पे kt है। तो पहली कंडीशन आपको ये दे रखी है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो इसका मतलब है टी भी वन है, वाई भी वन है ना। वाई वाला यहाँ पे जाएगा तो वाई वन है, वाई के ब्रैकेट में टी होता है तो टी भी वन है। तो यहाँ पे नोट करना है भाई, टी का वैल्यू वन है, साथ में वाई का वैल्यू भी वन है। तो आप इसको नोट करेंगे, ये वाला वाई वन है तो वन के इक्वल टू में ये वाला वाई जीरो सेम रहने वाला है, ई की पावर पे जो के है वो सेम रहेगा और साथ में टी वन आ जाएगा। तो आपने पता लगाया भैया, आंसर है y0 के साथ में e पावर k इक्वल टू वन, ठीक है भाई। y0 का आंसर कितना है, e पावर k इक्वल टू वन। यहाँ से चेक, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया। इसके बाद में ये वाली कंडीशन, भाई y के ब्रैकेट में t होता है, माय डियर स्टूडेंट y के ब्रैकेट में t होता है तो ये वाला t का आंसर है। तो इसका मतलब भाई t का वैल्यू 10 है, ठीक है, t वैल्यू 10 है और इसके इक्वल टू में y का वैल्यू है। तो t वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 100 है, ठीक है। तो आप नोट करेंगे भी ये वाला y का वैल्यू कुल मिलाकर के 100 है इक्वल टू, ठीक है, 100 के इक्वल टू में, 100 के इक्वल टू में y0 सेम रहेगा, ठीक है भाई, y0 सेम रहेगा और इसके साथ में e की पावर k सेम रहेगा और t का वैल्यू सिंपल सिंपल 10 है, ठीक है भाई। t का वैल्यू सिंपल सिंपल 10 है तो 10 के मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा। तो आप इसे नोट करेंगे भाई, 100 है, 100 के इक्वल टू में y0 है, साथ में e की पावर 10 के है, ठीक है भाई। कितना है, e की पावर 10 के। तो इसको आप ऐसे लिख दो, ये है y0 मल्टीप्लाई e की पावर पे 10 के इक्वल टू में सिंपल सा 100, ये है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई। डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। डिवाइड करना है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो आंसर बनेगा भाई y0 के साथ में e पावर k है, डिवाइड करना है y0 के साथ में e की पावर पे 10 के है इक्वल टू में ये वाली फर्स्ट इक्वेशन का 1 और सेकंड इक्वेशन का 100, ओके। y0 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रहा आपके पास में e पावर के डिनोमिनेटर में e पावर 10 के इक्वल टू में 1 डिवाइड बाय 100, ठीक है भाई, इस तरीके से आ गया। अब ये जो e पावर के है, e पावर 10 के है, बेस सेम है पावर अलग है, बेस सेम है पावर अलग है, माइनस करना होता है इसको, ठीक है भाई, माइनस करना होता है। तो रिमेनिंग रहेगा 1 के डिनोमिनेटर में e की पावर 9 के, ठीक है भाई, e की पावर 9 के का टोटल आंसर जो है 1 के डिनोमिनेटर में 100 है। अब यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो 1 अपॉन में ई 9 के का रेसिप्रोकल ई 9 के हो जाएगा और 1 बाय 100 का रेसिप्रोकल 100 हो जाएगा। तो 9 की पावर मतलब ई पावर 9 के का आंसर जो है वो 100 है। इसको मैं एक बार नए पेज पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है। ई की पावर पे 9 के है और इसका टोटल वैल्यू सिंपल सा 100 है। आपको मालूम है ये ई यहाँ पे जाकर के लॉग में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 9 इंटू में के का आंसर लॉग 100 है, ठीक है भाई। कितना है भाई, लॉग 100 है। फिर आप लिखेंगे 9 इंटू के का आंसर, यहाँ पे हिडन बेस ई रहता है, ठीक है भाई, हिडन बेस ई रहता है तो लॉग बेस ई ऑफ 100 हमें कैलकुलेट करना है। और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको टेबल होनी चाहिए, जब तक टेबल आपके पास नहीं होगा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन अभी तो हमें आगे सॉल्व करना है, तो हमें काम करते हैं टेबल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। लॉग ई 100 है तो यहाँ पे आप देखो ये लोगैरिथम कैलकुलेटर है, ठीक है। बेस वैल्यू अपने पास e है और यहाँ पर वैल्यू अपने पास में 100 है, ठीक है भाई। log e 100 कैलकुलेट करना है 4.605, ठीक है भाई, कितना है 4.605। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई 9 के का आंसर जो है 4 पॉइंट में 605 है, यानी कि k का जो आंसर है 4 पॉइंट में 605 के डिनोमिनेटर में 9 है, यानी कि k का वैल्यू इसे डिवाइड कर दो, ठीक है भाई। इसे आप डिवाइड कर दो फटाफट तेजी में, कैलकुलेटर हमारा ये रहा, ठीक है, यहाँ पे आप डिवाइड कर दो। तो 4 पॉइंट में 605 है, डिवाइड करना है इसको हमें 9 से, ये वाला आंसर आ गया, ठीक है भाई। कितना आंसर आया माय डियर स्टूडेंट, 0.511। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे भाई 0.5
ठीक है, 0.511, तो ये आपके पास में के का वैल्यू आ गया। ठीक है भाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। तो क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा, क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन करा कि आपको के वैल्यू भी पता लगानी है और साथ में वाई जीरो पता लगाना है। तो के आपको पता चल गया, तो के वाली वैल्यू को आप यहाँ पे नोट कर दो, आपके पास वाई जीरो आ जाएगा। ठीक है भाई, इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आगे आप नोट करें, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट करना है अपने को। तो वो है वाई जीरो, वाई जीरो के साथ में ई पावर के है। ठीक है, ऐसे ही है ना, वाई जीरो के साथ में ई पावर के है और इसके इक्वल टू में 1 है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई, आप यहाँ पे नोट करेंगे वाई जीरो है, वाई जीरो के साथ में ई की पावर के, ये वाला आंसर 0.511 है, इक्वल टू में 1 है। ठीक है भाई, ई की पावर पे 5011 के इक्वल टू में 1 है। तो जरा पता लगाओ ये ई वाली वैल्यू कितनी है, दोबारा से इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में बेस वैल्यू अपने पास ई है एंड एक्सपोनेंट वैल्यू है अपने डिटरमाइन करी 0.511। ठीक है भाई, ये वाली वैल्यू, तो आंसर ये वाला बना आपका। ठीक है, 1.66, ठीक है, ये वाला आंसर है। तो हम इसको 1.667 कर लेते हैं। ठीक है, 3 डिजिट तक लेना है तो 1.667। ठीक है, अभी कितना है 1.667, तो वाई जीरो मल्टीप्लाई 1 पॉइंट में 667 का टोटल वैल्यू 1 है, यानी कि वाई जीरो का जो आंसर है 1 के डिनोमिनेटर में 1 पॉइंट में 667 है। ठीक है भाई, 667 है, यानी कि वाई जीरो का जो आंसर है, ये डेसिमल रिमूव होंगे तो 1 के बाद 1 2 3, ठीक है, 1000 के डिनोमिनेटर में 1667 है। बस अब आप इसको डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, इसे डिवाइड कर दो और नोट कर दो आंसर कितना है। ठीक है, 1000 को 1667 से डिवाइड करना है, तो टेबल अपना मैथ्स कैलकुलेटर। ठीक है भाई, फटाफट डिवाइड कर देते हैं। 1000 है, इसको 1667 से। ठीक है भाई, 1667, तो ये आंसर आ गया 5999। ठीक है भाई, कितना आंसर बना 5999। ओके, 5999। तो आप नोट करेंगे आंसर है 0.599। ठीक है, इतना बहुत है, तो दिस इज द आंसर ऑफ वाई। ठीक है भाई, ये हमारे पास में वाई का आंसर है। तो वाई जीरो आ गया है, के आ गया है। तो फाइनल अब आप यहाँ पे नोट कर दो फटाफट से, सो एक्सपोनेंशियल मॉडल। ठीक है भाई, जो एक्सपोनेंशियल मॉडल है वो क्या है, सो एक्सपोनेंशियल मॉडल इज, बताइए भैया क्या है। y का वैल्यू y जीरो जो कि 0.599 है, इसके साथ में e की पावर k का वैल्यू 0.511 है और साथ में सिंपल सा t। सो दिस इज द आंसर अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है भाई, यह आपके क्वेश्चन का आंसर है। और ये वाले आंसर्स ध्यान रखिएगा, इन टेबल के बिना नहीं हो सकते। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया, वैसे तो मुझे मालूम है नहीं आएगा, लेकिन स्टिल अगर आपके स्कूल टीचर ने दे दिया तो स्कूल टीचर से आप रिक्वेस्ट करना कि भैया ये वैल्यू भी गिवन कर दो। ठीक है, ये log e 100 का वैल्यू और यहाँ पे e पावर ये वाला आंसर, ये दोनों की दोनों वैल्यू जब तक आपके पास गिवन नहीं होंगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मुझे मालूम है आप में से काफी सारे बच्चे बुक से आंसर मैच करते हैं, है ना, बुक से आंसर मैच करते हो। तो आप कहेंगे सर ये आंसर बुक से मैच नहीं हो रहा। आंसर बुक से मैच इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी बुक ने ये लास्ट वाला वन नहीं ले रखा। ठीक है, जब आप यहाँ से लास्ट वाला वन हटा दोगे तो यहाँ से लास्ट वाला वन हट जाएगा, फिर एक्सपोनेंट का वैल्यू हल्का चेंज हो जाएगा, एक्सपोनेंट का वैल्यू हल्का चेंज होगा तो ये वाला भी हल्का चेंज हो जाएगा, जब ये वाला हल्का चेंज होगा तो यहाँ पे भी हल्का चेंज हो जाएगा। ठीक है, 59960 के आसपास का वैल्यू है, तो आपकी बुक ने 60 के आसपास का वैल्यू लिखा हुआ है, 6001 करके लिखा हुआ है। तो टेंशन मत लो आप, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर हम अपनी कैलकुलेशन में ये वाला वन यहाँ से हटा दें तो हमारा भी आंसर आपकी बुक से मैच हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद में मिनिमम 3 डिजिट होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डिजिट लगा रखी है। ठीक है भाई, डेट इज द ओनली रीजन कि हमने यहाँ पे 3 डिजिट लगाई है, वरना कोई और दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर ये भी करेक्ट है और जो बुक में लिखा हुआ है वो भी करेक्ट है, बस बुक ने यहाँ से वन हटा रखा है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है, 1 आवर से वीडियो ऊपर चला गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ गई। मुझे ये बताओ, ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, क्या आप बातों को समझ पाए?
समझ पाए तो वेरी वेरी गुड है, नहीं समझ पाए तो एक बार दोबारा से सभी वीडियोस को देख लो। जानदार शानदार ईमानदार तरीके से मैंने आपको पूरा चैप्टर करवाया है। और एक छोटा सा काम और करना, चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया तो तुरंत इसी के बाद इसके एमसीक्यू वीडियो भी कंप्लीट कर दो। मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू वीडियो बना रखी है, तो इस चैप्टर की एमसीक्यू वीडियो तुरंत बेसिस पे इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप कंप्लीट कर लो, सो दैट बाद में वापस एमसीक्यू करने आओगे क्या फायदा, अभी के अभी तुरंत निपटा दो। वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट जाके चेक करो, प्लेलिस्ट में से आप ओपन कर लो एमसीक्यू वीडियो, बिल्कुल सिंपल, इसी वीडियो से अगले वाला वीडियो है, ठीक है। तो अभी के अभी एमसीक्यू देखकर आप कंप्लीट कर दो, सो दैट आपके प्री बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है या हाफ ईयरली में ये चैप्टर आ रहा है, तो वहां पे आप इस चैप्टर के एमसीक्यू भी अटेंड कर पाओ, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें, फटाफट आपको हम वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे उस चैप्टर की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।